हाँ जी, गुड मॉर्निंग। छुट्टी मना के आ गया आप? मानसून शुरू हो गया। चलो, क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? परमार प्रतिहार पूछ लूं, पीछे वाला तो याद ही होगा। चलो ठीक। परमारों का उत्पत्ति स्थल कौन सा था? आबू के परमारों का संस्थापक कौन था? उनकी वंशावली कहां से शुरू होती है? उनके कौन से राजा ने अपने राज्य को 9 भागों में बांटा? इसलिए राज्य क्या कहलाया? गुजरात के कौन से चालुक्य राजा ने उस पर अटैक किया, अतः उसको किसने शरण दी? यह जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? गुजरात के चालुक्य राजा भीम ने किस पर आक्रमण किया? धंधुक भाग के कौन से किले में चला गया? चित्तौड़ का किला उसमें मालवा के कौन से राजा के पास? भोज परमार के पास था। यहाँ भीम ने प्रशासक किसको नियुक्त किया? विमल शाह ने इन दोनों के बीच में। और विमल शाह ने बाद में यहाँ पे एक मंदिर बनवाया था, आदिनाथ मंदिर, या क्या कहते हैं, ऋषभ देव मंदिर। कौन सी जगह पे बनवाया था उस मंदिर को और क्या बोलते हैं? टोड उसके बारे में क्या कहता है? ताजमहल के बाद भारत की दूसरी सबसे धंधुक की बेटी का नाम क्या था? उसने कहां पर किस किस का पुनर्निर्माण करवाया? सूर्य मंदिर और सरस्वती बावड़ी। सरस्वती बावड़ी को अब क्या कहते हैं? बसंतगढ़ कौन से जिले में पड़ता है? और सबसे अधिक सूर्य मंदिर भी कौन से जिले में? सिरोही के अंदर। धारावर्ष ने कौन से युद्ध में भाग लिया? पैंद्रा का युद्ध कब हुआ था? किस किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और मूलराज सेकंड। उसकी मम्मी शासन संभाल रही थी। अपनी तरफ से कौन कौन गए इधर से? केलन, कीर्तिपाल और धारावर्ष। कौन जीता इस युद्ध में? धारावर्ष एक ही तीर से बिंदा। ऐसी जानकारी उसके एक मूर्ति से मिलती है और एक अभिलेख से मिलती है। उसके छोटे भाई का नाम क्या था? उसने कौन सा नगर बसाया? कौन सा नाटक लिखा? किसके आक्रमण के समय कहां की रक्षा की उसने? अच्छा, वस्तुपाल तेजपाल ने मंदिर कौन से राजा के टाइम में बनवाया? सोम सिंह। कौन सा मंदिर बनवाया? नेमिनाथ मंदिर। कहां पे बनवाया? देलवाड़ा। क्या कहते हैं इस मंदिर को? लोणवसही। और क्या कहते हैं इसको? देवरानी जेठानी का मंदिर। प्रताप सिंह ने मेवाड़ के जतर सिंह से क्या छीन लिया था? रावल महारावल की उपाधियां किसने धारण की? और जालोर के सोनग्रा चौहानों इनका कौन सा भाग दबा लिया था? मालवा के परमारों का उत्पत्ति स्थल भी कौन सा था? मालवा के परमारों के कौन से राजा का बेटा वागड़ आ गया था? कृष्णराज या उपेंद्र। उसके बेटे का नाम क्या था? कौन से मालवा के राजा ने अपने मेवाड़ पर अटैक किया था? मुंज। उसका मेवाड़ का राजा कौन था? उसने मुंज ने किसको तोड़ा और कौन से किले पे कब्जा किया? यह जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? मुंज परमार किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था? तैलब सेकंड कहां का राजा था? हला युद्ध की किताब बताओ। अभिधान रत्नमाला। पद्मगुप्त या परिमल की? नवशासांक चरित आपके धनंजय की और धनपाल की। कवि वृष की उपाधि किसने धारण की? मुंज ने। सिंधुराज की उपाधि क्या थी? नवशासांक। भोज ने चित्तौड़ में कौन सा मंदिर बनवाया? नागदा के पास कौन सी झील बनवाई? भोज सर। उसने खुद ने 2 नाटक कौन कौन से लिखे? श्रृंगार मंजरी कथा और कोरम शतक। कोरम शतक कौन सी भाषा में? उसकी राजधानी कौन सी थी? धारा नगरी के अंदर उसने पाठशाला कौन सी बनवाई? सरस्वती कंठाभरण। और बाद में किसने तोड़ दिया? तुर्कों ने। और क्या बना दिया यहाँ पे? कमाल मौला मस्जिद। इसकी दीवारों पे किस किस की पंक्तियां लिखी हुई थी? कोरम शतक और पारिजात मंजरी। पारिजात मंजरी का राइटर कौन था? और ये कोई किसके दरबार में था? वागड़ में परमार राज्य का संस्थापक कौन था? मंडलिक ने कौन सा मंदिर बनवाया? ये कहां पे बनवाया गया? पनाहेड़ा। बाद में राजधानी कौन सी हुआ करती इनकी? अर्थुना में ये मंदिर कौन बनवाता है? प्रतिहारों का उत्पत्ति स्थल कौन सा था? मंडोर के प्रतिहारों का संस्थापक कौन था? अभिलेखों में उसे क्या बताया गया? अब क्या बताया गया? ब्राह्मण। वो किसका ज्ञाता था? उसकी उपाधि क्या थी? जिसका मतलब क्या होता है? उसके 4 बेटों के नाम बताओ। देखे, रचिल, भोग, भट्ट, तक और दत्त। इन चारों ने मिलकर क्या जीता और यहाँ पे क्या बनवाया? पहला प्रतिहार राजा कौन था? पहला पहले की उपाधि कौन धारण करता है? राजधानी को मेड़ता कौन ले गया था? इसका बड़ा बेटा कौन था? वो तो क्या बन गया था? छोटा बेटा कौन था? वो कहां का राजा बना? तमनी और वल पे कब्जा कौन करता है? सिलूक ने वल के कौन से राजा को हराया और देवराज भट्टी से उसका क्या छीन लिया? मुंगेर के युद्ध में लड़ने के लिए कौन गया था? मुंगेर के युद्ध में कौन गया था? किस किस के बीच में हुआ था? वत्सराज और किस किस का ज्ञाता था? व्याकरण, तर्क, काव्य और ज्योतिष का। मंडोर के विष्णु मंदिर में प्रशस्ति किसने लगवाई थी? बहुत प्रशस्ति कौन से सन की है? अच्छा, कक्कुक ने अभिलेख कहां लगवाए थे? कितने अभिलेख लगवाए? पहला अभिलेख कौन सी जगह से प्राप्त? माता की साल ओरिजिनली क्या था? ये कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा। दूसरा अभिलेख कहां से प्राप्त होता है? खाकुदेव वाला अभिलेख कौन सी भाषा में? एक कौन से स्तंभ पे 4 लेख लिखे हुए? उसने कहां कहां पे जय स्तंभ लगवाए थे? मंडोर और रोहिंसकोप। रोहिंसकोप मतलब आज का। और रोहिंसकोप में उसने किसका निर्माण करवाया? गोहिल वंश की स्थापना कब हुई थी? ऐसा हमें कौन सा अभिलेख बताता है? ये गोहिल वंश की जानकारी देने वाला कौन से राजा से संबंधित है? शिलादित्य गोहिल का कौन सा वंशज था? इसमें कौन से माताजी के मंदिर और जावर के कौन से उद्योग? बेटा चलो।
अपने देख लेते हैं कि भाई गोहिलों ने कहां कहां राज किया था, लिख लो गोहिल रियासतें। गोहिल रियासतें कौन कौन सी थी? जैसे अलग अलग वंश की रियासत पढ़ रहे थे अपने, गोहिलों की रियासतें देख लेते हैं कौन कौन सी। मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा। कौन कौन से बोलो देखिए एक बार नाम सारे। मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और ये शाहपुरा भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट वाला है ना। शाहपुरा एक अपने जयपुर में पड़ता है, ये नहीं भीलवाड़ा वाला शाहपुरा। भीलवाड़ा में जो शाहपुरा आता है वो। कौन कौन से होगी बताओ देखिए। मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा ना। कुल मिला के अपने कहते शाहपुरा तो किस में आता है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा हो गया, फिर उधर से प्रतापगढ़ हो गया, उधर डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा। इसका मतलब मेवाड़ का मतलब हो गया उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। लिखना नहीं है कुछ, ध्यान देना आप। कौन कौन से? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राज। शाहपुरा भीलवाड़ा का एक इलाका है। इसका मतलब बाकी वाला भीलवाड़ा भी किसमें शामिल हो गया अपना? मेवाड़। किसमें हो गया? इसका मतलब मेवाड़ का मतलब बेसिकली 4 बड़े डिस्ट्रिक्ट हो गए, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। ये बताने का मतलब ये है कि अगले 7-8 दिन तक हम मेवाड़ पढ़ेंगे। जब हम मेवाड़ पढ़ेंगे तो बार बार जिन भी जगह के नाम आएंगे वो जगह इन 4 ही डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट होगी? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और, क्योंकि मोटे मोटे तौर पे इन इलाकों को क्या कहा जाता था? मेवाड़। तो ये तो हो गया मेवाड़। बाद में उधर कौन से डिस्ट्रिक्ट बचे? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इन तीनों में 3 अलग रियासतें होगी। इन चारों में मिला के एक रियासत, उन सब में एक एक रियासत और भीलवाड़ा के थोड़े से पोर्शन के अंदर एक रियासत छोटी सी और वो कौन सी थी? शाहपुरा। याद रहेगा, एक एक का पोस्टमार्टम करें। देखो मेवाड़ का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मेवाड़। मेवाड़ का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मेवाड़। अपने कहते हैं आज तो अपने इस इलाके को बोलते हैं मेवाड़। क्या बोलते हैं? पुराने कोई अभिलेख वगैरह किताबें वगैरह देखते हैं, उनमें इस इलाके का नाम लिखा हुआ है मेदपाट। क्या नाम लिखा हुआ है? तो यार मेदपाट क्यों लिख दिया? तो अपने इतिहासकार कहते हैं कि किसी टाइम में यहां पे मेद जाति रहती थी। कौन सी जाति रहती? मेद। मेद नाम की जाति रहती। कोई कहते हैं नहीं साहब मेद नहीं थी, वो जाति मेव थी। कोई कहते हैं मेव ही नहीं थी, मेर थी। पर इस प्रकार की कोई जाति तो थी जिस जाति के नाम पर इस जगह का नाम क्या पड़ा? मेद। वो कोई मेद, मेव, मेर नाम की जाति रही होगी। उनका इलाका था, उनका पाट क्षेत्र था, इसलिए नाम क्या पड़ गया उनका? मेदपाट नाम पड़ गया। कई जगह अभिलेखों में इसका नाम मिलता है प्रागवाट। क्या मिलता है? प्रागवाट नाम मिलता है। जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। जबलपुर, जबलपुर के पास से एक जगह पड़ती है भेड़ा घाट। कौन सी जगह? उस भेड़ा घाट नाम की जगह से एक अभिलेख मिलता है। अभिलेख के अंदर एक रानी कुछ निर्माण कार्य करवाती है, तो रानी लिखती है कि ये निर्माण कार्य मैंने करवाया, मेरे पति का नाम ये है, और नीचे लिखती है मैं प्रागवाट की राजकुमारी हूं। कहां की राजकुमारी हूं? मैं प्रागवाट की राजकुमारी। मेरे पिताजी का नाम ये, दादाजी का नाम ये और परदादाजी का नाम ये। अपने 3 पीढ़ियों के नाम और लिखती। अब वो तीनों नाम जब इतिहासकारों देखे तो तीनों मेवाड़ के राजा। तो इनका यार इसका मतलब मेवाड़ के किसी राजा की राजकुमारी की शादी मध्य प्रदेश में हुई, मध्य प्रदेश की रानी बन गई, उसने वहां पर कुछ बनवाया। लेकिन वो क्या लिख रही है मेवाड़ के बारे में कि मैं कहां की राजकुमारी हूं? तो लोगों को पता चला यार इसका मतलब मेवाड़ को पुराने टाइम में किस नाम से जानते थे? प्राग। ये प्लेट्यू एरिया है, पठारी क्षेत्र, पठारी वाला भूभाग था। इस चक्कर में नाम क्या पड़ गया इसका? प्राग। किसी टाइम में पंजाब के अंदर एक जनजाति रहा करती थी, सीवी। कौन सी जनजाति थी? सीवी। उधर पंजाब में राज करते। सिकंदर वाले जब अटैक हुए थे तो पंजाब वाली जनजातियों के शासन हिल गए थे। जैसे मालव, मैंने बताया था मालव उधर से निकल के आ गए थे, सीवी उधर से निकल के आ गए थे। तो सीवी निकल के कहां गए? तो पंजाब की तरफ से सीवी आए, अपने राजस्थान में मेवाड़ आके रुकते हैं। कहां के रुकते हैं? और मेवाड़ में अपना राज्य स्थापित कर लिया। कौन सी जाति ने राज्य स्थापित किया? राज्य को उस टाइम बोलते जनपद। राज्य को क्या बोलते? तो कोई पूछे सीवियों का जनपद कहां था, तो कहां पे था? मेवाड़। प्रागवाट कौन से इलाके को बोलते थे? मेवाड़। मेदपाट कौन से इलाके को बोलते थे? मेवाड़। अब कोई पूछे मेवाड़ के पुराने नाम क्या कहते थे? क्या कहते बताओ? देखिए मेदपाट, प्रागवाट, सीवी जनपद। याद रहेंगे क्यों, किस लिए, कैसे? ये तो इतना नहीं दिमाग में रहे तो भी कोई बात नहीं, नाम याद रखना सीधे सीधे। क्या क्या? मेदपाट, प्राग। कोई सिंपल पूछेगा सीवी जनपद का क्षेत्र राजस्थान में कौन सा था? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, मेवाड़, है ना। मेवाड़ को इनमें से किन किन, इसमें इनमें से किस नाम से नहीं जाना जाता था? वो लिख देगा मेदपाट, प्रागवाट, सीवी जनपद और मेवात। तो मेवात से नहीं जाना जाता। कौन कौन से नाम उसके? मेदपाट, प्रागवाट। लिखो मेवाड़ के प्राचीन नाम, एंशिएंट नेम्स ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के प्राचीन नाम, एंशिएंट नेम्स ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के प्राचीन नाम, एंशिएंट नेम्स ऑफ मेवाड़। उतार लो 3 नाम, उतार लो सीधे सीधे, डैश लगा के आगे, ऊपर से नीचे उतारना, 1 2 3 लगा के। वैसे एक ही लाइन में मत लिख लिया करो, कई बार आप कॉपियां बचाने के चक्कर में रहते हो।
मेदपाट, प्रागवाट और सिवी जनपद। एंशियंट नेम्स क्या क्या थे मेवाड़ के, बताओ देखिए। मेदपाट, प्रागवाट और सिवी जनपद। क्या क्या नाम है? मेदपाट, प्रागवाट और, नीचे एक सिंपल लाइन लिखो। मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था। गुहिल डायनेस्टी रूल्ड ओवर मेवाड़। मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था। गुहिल डायनेस्टी रूल्ड ओवर मेवाड़। मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था। गुहिल डायनेस्टी रूल्ड ओवर मेवाड़। कौन से वंश का शासन था? अब अपने पढ़ लिया, गुहिल के बारे में पढ़ लिया कि गुहिल के बारे में जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? सामोली, जो बताता है गुहिल कौन से टाइम के आसपास रहा होगा? 566, क्योंकि अभिलेख हमें कब का मिला? 646। और कौन से राजा का मिला? शिलादित्य, जो कि गुहिल का कौन सा वंशज है? 5वां। 5 ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 566। उस दिन सिखाया था मैंने वो बताना। अब अपने पढ़ते हैं कि भाई हम राजवंशों के महत्वपूर्ण राजा पढ़ते हैं। कौन से राजा पढ़ते हैं? तो महत्वपूर्ण राजा कौन सा, वो पढ़ लेते हैं। गुहिल राजा बन गया था, पर उसके बाद वाले राजा इतने महत्वपूर्ण नहीं। गुहिलों का पहला बड़ा महत्वपूर्ण राजा है, तो वो राजा बापा रावल। वो राजा कौन है? तो हेडिंग डाल लो, बापा रावल। बापा रावल पहला बड़ा राजा था, तो वो कौन था? बापा। हमें अभिलेखों में मिलता है कि इस बापा रावल का जो वास्तव में नाम था, वो नाम था काल भोज। क्या नाम था? लिखो वास्तविक नाम, काल भोज। वास्तविक नाम क्या था? काल भोज उनका वास्तविक नाम था। एक्चुअल नेम बापा रावल का वास्तविक नाम क्या था? काल। तो फिर लोगों ने कहा जब नाम काल भोज था, फिर बापा रावल क्यों कहते हैं? फिर बापा रावल का मतलब क्या निकला? तो हम कहते हैं रावल का मतलब होता है उपाधि। तो रावल तो क्या है? हम पढ़ रहे हैं कि आबू के परमारों ने क्या उपाधियां धारण करनी शुरू कर दी। और मैंने दिन बताया था कि अपने राजस्थान में राजा कई प्रकार की उपाधियां धारण करते। बताई थी शायद ये बात कि अपने राजस्थान में राजा नाम क्या लगाते हैं? राय, है ना? इसलिए वो आपका लिखता है, एग्जाम स्टोर लिखता है कि राय थान है। क्या है? वो नाम के आगे लगाते हैं राजा। राजा की वजह से क्या पड़ गया? राजस्थान नाम पड़ा इसका। वो नाम के आगे लगाते हैं राव, नाम के आगे लगाते हैं रावल, नाम के आगे लगाते हैं रावत, नाम के आगे लगाते हैं राणा। और फिर थोड़े साम्राज्य का जैसे विस्तार होता, वो कहते राय नहीं महाराय, ओके, राजा नहीं महाराजा, राव नहीं महाराव, मैं रावल नहीं महारावल, मैं रावत नहीं महारावत, राणा नहीं। सिंपल सा मीनिंग है। जब साम्राज्य छोटे होते तब सीधे सीधे नाम, और साम्राज्य बड़े होते नाम क्या लगा लेते? महा का मतलब बड़ा होता है। महान, महान वाले से बना है। महात्मा, महान आत्मा है, जो बड़ी आत्मा है, वो क्या अपने हाथ के अंदर? महात्मा। तो ये कई उपाधियां धारण करना शुरू कर दिया करते। तो ये जो मेवाड़ वाले राजा है, ये शुरुआत के अंदर क्या उपाधियां लगा रहे हैं? रावल। तो रावल तो इनकी सिंपल सी उपाधि है। प्रकार फिर तो नाम होना चाहिए रावल काल भोज। नाम क्या होना चाहिए? रावल काल भोज नाम होना चाहिए ना। आप तो नाम के आगे क्या लगा रखा है? बापा। इसका कई जगह बापा लिखा था, कई जगह था बप्पा, कई जगह लिखा था बप। तो ये वाला क्या है? तो ये हम कहते हैं गुजराती भाषा का असर है। कौन सी भाषा का असर है? गुजरात में कोई सम्माननीय, आदरणीय, रेस्पेक्टेड बंदा जो कोई भी होता है, उन बंदों को बोलते हैं बाप जी। क्या बोलते हैं? इसलिए देवता को हमेशा ही बाप जी कहते हैं। मेवाड़ साइड के अंदर जब भी किसी मंदिर में जाके आएंगे, आप पूछ लो कहां जाके, तो बाउसिन जाना है, बाउस। कोई बाऊजी बोलेगा, कोई बाउसी बोलेगा, कोई बाउसी बोलेगा कि बाऊजी के जाके आए थे। कोई रेस्पेक्टेड बंदा होता है गुजरात साइड के अंदर, उसको बोलते हैं बापू। क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी इसलिए बापू नहीं है कि डोकरे हैं, इसलिए बापू है कि गुजराती है। कहां के है? रविंद्र जडेजा क्रिकेट खेलता है, वो तो ज्यादा उम्र का भी नहीं है, 30-32 साल का है। आप क्रिकेट वालों की कमेंट्री सुन लिया करे कभी, बापू ही है वो। मैं अभी 2-1 साल पहले न्यूजीलैंड के साथ अपनी एक टेस्ट सीरीज थी। उस टेस्ट सीरीज के अंदर अक्षर पटेल, जो एक गुजरात का और प्लेयर है, अक्षर पटेल उसमें मैन ऑफ द सीरीज था। और मेरे को अभी याद है कि मैन ऑफ द सीरीज का वो जो प्रेजेंटेशन समारोह चल रहा था, मुरली कार्तिक एंकरिंग कर रहा था। मुरली कार्तिक था, पहले स्पिनर था अपने महाराष्ट्र का, वो उसमें एंकरिंग कर रहा। और जैसे ही अक्षर पटेल उसमें मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार लेने के लिए आया, उसने कहा बापू केम छो। क्यों कहा बापू उसको? क्योंकि वो कहां का है? गुजरात। मुरारी बापू गुजराती है। आसाराम बापू। भाई हम भले हंसे उस नाम पर आज, पर उसके नाम के पीछे यदि बापू लगा हुआ है, इसका मतलब वो कहां का है? तो गुजरात का बंदा था, इसलिए नाम के पीछे क्या लगा है? बाप। तो वो गुजरात वाला टच अपनी भाषा की तरफ भी दिखाई देता है, अपनी भाषा की तरफ दिखाई देता है। राजा से बड़ा तो कोई होता ही नहीं था यार उन दिनों। सबसे बड़ा कौन है? राजा। तो रावल कौन है? तो बाप जी है रावल। और राजाओं को बाप जी करने की बहुत पुरानी परंपरा थी। आज दिन तक अपने राजाओं को बाप जी बोलते हैं कि बाप जी है, बाप जी राजा है। उधर वो रावल कहते, तो आज का रावल कौन बना भाई? बाप जी रावल। तो बाप जी रावल, बाप जी रावल, बाप जी रावल, बाप जी रावल कहते कहते नाम क्या पड़ गया? बापा रावल पड़ गया। और लोगों ने लिखना ही वही शुरू कर दिया। तो ये तो हुआ ही है कि अभिलेखों में लिखा हुआ ही है बापा रावल, सब में बापा रावल है। किसी एक अभिलेख को पढ़ते टाइम उसमें बापा रावल का नाम नहीं, वहां लिखा हुआ काल भोज। तो चेस कम कर, ये कौन आ गया? और बापा रावल किधर गया?
फिर वो कई अभिलेख मिलवाए तो पता चला कि जहां बापा रावल लिखा रहा है बाकी जगह वहां पर इसमें क्या लिखा रहा है। तो इनको नाम का समझ में आया कि इस बंदे का नाम तो था कालभोज। रावल उस समय राजाओं को कहा जाता था। पहला बड़ा राजा यही हुआ। इससे पहले जो बापा रावल से पहले गोहिल से बापा रावल के बीच में हुए वो इतने महत्वपूर्ण राजा नहीं। पहला बड़ा राजा बात लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे बाप जी है, बाप जी है। थोड़ा बड़ा साम्राज्य होगा तो लोगों ने मानना शुरू कर दिया, मानना शुरू कर दिया। क्या लिखना शुरू कर दिया, बाप जी रावल। बाप जी रावल से क्या बढ़ गया, बापा रावल, जबकि वास्तव में नाम क्या था। अच्छा, कुल मिला के इस बात का मतलब है कि ये पहला बड़ा राजा था। गोहिलों का पहला जो बड़ा राजा हुआ इस इलाके के अंदर, वो राजा कौन था। तो अब सवाल ये कि कैसे बड़ा था, हम कैसे माने, इसने ऐसा क्या किया होगा कि ये बड़ा राजा था। सुनो बात, 712 के आसपास की बात है। कब की बात है, मुसलमानों का भारत पर पहला सफल आक्रमण है। अरब, सऊदी अरब साइड के जो मुसलमान थे वो आक्रमण करते। अरब मुसलमान कौन थे, अरब, याद रखो अपने। तो अरबों के आक्रमण हो रहे थे भारत पर। सबसे पहले भारत पर मुस्लिम शक्तियों में से किसी ने आक्रमण किया तो वो मुस्लिम शक्ति कौन थे, अरब। अरबों ने पहला सक्सेसफुल यदि कोई अपने पर अटैक किया था तो वो कौन सा था। इससे पहले तक आ रहे थे लेकिन उनकी इधर पार नहीं पड़ रही थी। 712 में वो एक जगह कब्जा कर लेते हैं, सिंध। कहां पर कब्जा कर लेते हैं, जब उनका एक बंदा यहां पर शासन स्थापित कर देता है, मोहम्मद बिन कासिम। कौन बंदा है, मोहम्मद बिन कासिम अपना शासन स्थापित कर लेता है। कहां पे, सिंध। कब की बात, जैसे उसने सिंध पे अटैक, वो सिंध पे शासन स्थापित किया, अब पैर जम गए। इतने दिन तक आप हमले कर रहे थे अफगानिस्तान की साइड से उधर से, लेकिन आपकी पार नहीं पड़ रही थी, लेकिन अब आपकी पार पड़ गई, आपने एक जगह पे कब्जा कर लिया, सिंध। अब जब सिंध में पैर जम गए तो अब आगे, तो अब सिंध के बाद आगे सिंध पड़ता है अपने पाकिस्तान, और सिंध के टच करता हुआ इलाका जो लगता है वो अपना राजस्थान और गुजरात है। कौन कौन सा इलाका है, इसलिए वो अब चाहते थे कि इधर राजस्थान गुजरात की तरफ बढ़े, और राजस्थान की तरफ बढ़े तो उस समय राजस्थान का सबसे बड़ा किला चित्तौड़ था। बहुत पुराना किला है, इसलिए उनको पता था कि सिंध पे कब्जा कर लिया, अब अगला कब्जा अपने कहां पे करना है, चित्तौड़। इसलिए सिंध में जो अरबी मुसलमान आ गए थे, जो अरब आ गए थे, उनका अगला टारगेट क्या है, चित्तौड़, कि अपने को चित्तौड़ पे कब्जा करना है। चित्तौड़ के अंदर उन दिनों एक जो शासन कर रहा था बंदा, वो बंदा था मान मौर्य। वो बंदा कौन था, मान मौर्य नाम करके एक राजा था। कौन सा राजा था, मान मौर्य नाम करके एक राजा था। ये वहां चित्तौड़ के अंदर बैठा हुआ है। चित्तौड़ में राज कौन कर रहा है, मान। ये जो बापा रावल है, ये उदयपुर के पास में जगह पड़ती है अपने नागदा। कौन सी जगह, वहां का छोटा मोटा जमींदार। वहां का क्या, चित्तौड़। यहां पे बड़ा राजा चित्तौड़ का राजा है, और चित्तौड़ का जो राजा इन दिनों में वो कौन है, मान मौर्य। बापा रावल किधर का जमींदार है, नागदा। या नागदा में एक ऋषि रहा करते थे, हारित। कौन से ऋषि रहते, हारित नाम के ऋषि रहते। आप अक्सर किताबों में पढ़ते रहते हो, या कोई भी आपको पढ़ाता है कि हारित ऋषि की गाय चराता था। क्या पढ़ते हो, हारित ऋषि की। और फिर लोग लिटरली समझ लेते हैं कि बापा रावल सुबह सुबह जाता और हारित ऋषि कहता है कि हारित ऋषि जी लोग गाय निकाल दो, सारी गाय लेता, जंगल में जाता, पूरे दिन चराता, शाम को दूध निकालता, लाके बंद कर दिया करता। ना, ऐसा नहीं होता है। वास्तव में यह है कि अब तो बरसात शुरू होगी, जब गर्मियों वाले सीजन चल रहे थे तो मेरे पास एक दिन पापा का फोन आया, और पापा ने मेरे कहा कि यार आजकल गर्मियां बहुत भयंकर वाली पड़ रही है, और गांव में गायें जो है वो भूखी मर रही है। गायें क्या मर रही है, भूखी मर रही है। मेरी उनसे जनरल बातचीत हो रही थी, तो उनका गायें भूखी मर रही है आजकल। तो मैं कहा हाँ, गर्मी वाले सीजन में दिक्कत हो जाती है, वरना क्या बरसात आ गया तो हरा हो जाएगा, तो गाय इधर उधर कहीं से भी चर के आ जाएगी। और गांव में क्या करते, गायों को निकाल भी देते हैं, सुनी गाय हो जाती है। क्या सुनी गाय बेचारी भूखी मर रही है, पानी तो भर देते हैं गांव वाले फिर भी, लेकिन अब मिले तो कहां से, चारा कहां से मिले। तो कहा कि यार मैंने अभी 50,000 रुपए का चारा डलवाया गायों के लिए, 50,000 का। अब हमारे गांव में तो ये बात होगी ना कि भाई मेरे पापा का नाम लेके कहेंगे कि आजकल गाय वो चरा रहे हैं। भाई गर्मियों में तो गाय मेरे पापा ने चराई, इसका मतलब ये थोड़ी मेरे पापा डेली गाय लेके जाते थे। इसका मतलब था मेरे पापा ने गायों के लिए चारा डलवाया। एग्जैक्टली सेम, बापा रावल तो बहुत बड़ा राजा था। मेरे पापा ने तो एक गर्मियों के अंदर 2 महीने की व्यवस्था की होगी, महीने भर की व्यवस्था की होगी। बापा रावल तो वहां का छोटा मोटा जमींदार है, तो इसने कहा भाई साहब गायों के लिए जितना चारा चाहिए मैं दूंगा। तो कोई क्या लिखेगा कि गायें कौन चराता है, इसका मतलब ये है। इसका मतलब कोई ये ना समझे कि सुबह सुबह लाठी हाथ में ली, चलो गायों को रवाना किया उसने, ना, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब कोई एक हारित ऋषि है, जो बड़े संत है, जो गौशाला चलाते हैं। जो क्या चलाते हैं, गौशाला चलाते, और उनकी गौशाला की गायों का चारा देने वाला जमींदार है। वो जमींदार कौन है, और संत टाइप के जो आदमी होते हैं चंदा वंदा लेने के लिए आते भी, आज भी गांव में चंदा लेने होता है, सब लोग चंदा देते हैं। तो मैंने जनरल एग्जांपल बताया आपको, वरना गांव में सारे लोग गौशालाओं के लिए चंदा देते हैं। तो गायें कौन चलाते हैं, गांव वाले। इसका मतलब ये थोड़ी गांव वालों की ड्यूटी लगती है, इसलिए इनके भरण पोषण की जिम्मेदारी उनकी है। सिंपल सा मीनिंग ये तो हुआ इसका। तो बापा रावल हारित ऋषि के आसपास रहा करते, हारित ऋषि नागदा में, इसका मतलब बापा रावल का साम्राज्य भी कहां पर रहा होगा ना। हारित ऋषि बूढ़े हो रखे थे, मरने वाले थे। हारित ऋषि भगवान शिव के भक्त थे। किसके भक्त थे, भगवान शिव के भक्त थे। बापा रावल हारित ऋषि के आसपास जाके सुबह शाम बैठता ही था बाबा जी के पास में। बाबा जी ने एक दिन कहा कि मांग बापा रावल मांग, जो जी में वो पूरी हो जाएगी तेरी। पर बापा रावल ने कहा कि साहब ये नागदा के पास में छोटी मोटी जमींदारी है अपनी, थोड़ी जमींदारी बड़ी हो जाए, थोड़ा अपने साम्राज्य का विस्तार हो जाए तो भली बात है। और हारित ऋषि ने कहा कि एकलिंगनाथ जी भला करेंगे। कौन भला करेंगे, भगवान शिव का नाम है एकलिंगनाथ जी भला करेंगे, और बहुत जल्दी तुम चित्तौड़ के राजा बनोगे। कहां के राजा बनोगे, बापा रावल ने वापस कहा थोड़ा ज्यादा नहीं बोल गए, चित्तौड़ बड़ी जगह है, चित्तौड़ में तो अपनी कैसे पार पड़ेगी, मतलब इधर की गाय चरा लूं वही ठीक है अपने।
चित्तौड़ कहां भेज रहे हो मुझे? अरे का सब बम बम भोले हर हर महादेव सब ऊपर से देख रहे हैं और तुम कहां के राजा बन जाओगे। ये इधर नागदा में बातें चल रही, कहां बातें चल रही है, किस किस के बीच में? हारित ऋषि और बापा रावल। इन्हीं दिनों में चित्तौड़ में अपने राज कौन कर रहा है? लगभग कब के आसपास की बात है? 712 के बाद के टाइम की बात है जब ये राज कर रहे हैं। चित्तौड़ में जो मान मौर्य के मंत्री संतरी है, उन लोगों ने निश्चय किया कि मान मौर्य इतना शक्तिशाली राजा नहीं था, मान मौर्य कमजोर था और इनको पता था कि यार सिंध की तरफ से यदि अटैक हुआ तो मान मौर्य इस अटैक को झेल नहीं। तो सबने कहा कि यार ये मान मौर्य झेल नहीं पाएगा, क्या किया जाए? तो वैसा आप कोई ढंग का बंदा, कोई शक्तिशाली बंदा यहां पर यदि बिठा दिया जाए तो इधर वाला जो आक्रमण होगा उसको ये आदमी रोक लेगा। तो आसपास में और अपने इस मेवाड़ के इलाके में ढंग का बंदा कौन है? कहा मान मौर्य का भाणजा है, वो ढंग का है। मान मौर्य का भाणजा है और वो ढंग का बंदा है यहाँ पर, और वो यदि भाणजे को अब इस बार अपने शासन दे दें तो चित्तौड़ का किला बच सकता है, वरना इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और अरब आके यहाँ पर कभी भी कब्जा कर सकते हैं। भाणजा ये बापा रावल है। भाणजा कौन है? तो मान मौर्य का भाणजा कौन था? बापा रावल। ये नागदा वाले इलाके में रहता था, इसलिए मान मौर्य के मंत्री संतरी तो चला के बापा रावल के पास गए कि भाणेज तू आ हमारे चित्तौड़ और तेरे मामा जी को हटा और मामा जी को हटा के वहां पे कब्जा कर, क्योंकि तेरे मामा जी से पार नहीं पड़ेगी यदि किधर से अटैक हो गया तो। बापा रावल ने कहा पक्का मैं चित्तौड़ चलूं, मुझे चित्तौड़ मिलेगा। अरे का पक्का तुझे मिलेगा चित्तौड़, और कोई ढंग का आदमी नहीं है। और बापा रावल ने कहा जय एकलिंगनाथ, कि वह हारित ऋषि पूरा कर गए और अपने को अब क्या मिलने वाला है। और 734 में, कब की बात है? 734 के अंदर ये चित्तौड़ जाता है, मान मौर्य को हटाता है और चित्तौड़ पे कब्जा कर लेता है। कहां कब्जा कर लेता है? तो चित्तौड़ सबसे बड़ी लोकेशन है। तो गुहिलों में पहला बंदा जिसने चित्तौड़ पर कब्जा किया वो बंदा कौन है? कालवो। इसलिए पहला बड़ा राजा ये बना, तो इसने नाम क्या क्या लगाना शुरू कर दिया। अब पहला बड़ा राजा था तो बापजी रावल है, तो बापजी रावल बापजी रावल बापजी रावल कहते कहते क्या लेके आगे। इसलिए ध्यान रहे, कभी ये कोई ना कहे कि गाय चराता था, है ना, गाय चराने का मतलब समझ रहे हो भाई। मान मौर्य यहाँ का बहुत बड़ा राजा, उसका ये भाणजा है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि सुबह सुबह डली लठी हाथ में लेता और रवाना हो जाया करता था वहां से? लिखो, यह हारित ऋषि का अनुयायी था। ही वॉज फॉलोवर ऑफ सेंट हारित, या ही वॉज डिसाइपल ऑफ सेंट हारित। यह हारित ऋषि का अनुयायी था। ही वॉज फॉलोवर ऑफ सेंट हारित। अगली लाइन चेंज करके लिखो, 734 ईस्वी में इन 734 एडी, 734 ईस्वी में इन 734 एडी इसने मान मौर्य को हराया। ही डिफीटेड मान मौर्य। इसने मान मौर्य को हराया। ही डिफीटेड मान मौर्य। इसने मान मौर्य को हराया। ही डिफीटेड मान मौर्य। तथा चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया एंड कैप्चर्ड चित्तौड़। तथा चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया एंड कैप्चर्ड चित्तौड़। कौन से किले पे कब्जा कर लिया? चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया। तो चित्तौड़ पे कब्जा करने वाला पहला गोहिल कौन है? बापा रावल। कौन से ऋषि का शिष्य था? और इनके वास्तव में लोकेशन ये खुद पहले कहां रहा करते थे? तो इसने किले पे तो कब्जा कर लिया, पर इसने कहा मैं राजधानी तो यहीं रखूंगा, मेरा खुद का इलाका तो है, ठीक है तुम्हारे किले को बचा लूंगा मैं, लेकिन मेरी राजधानी कौन सी रहेगी? तो इसने अपनी राजधानी किसको रखा? लिख लो, राजधानी नागदा, कैपिटल नागदा। राजधानी बराबर लिख लेना नागदा। नागदा उदयपुर में एक जगह पड़ती है। राजधानी कौन सी थी? अच्छा, कौन से भगवान जी का आशीर्वाद है ये? तो नागदा में किसका मंदिर बनवा दिया इसने? एकलिंग। किसका मंदिर है? एक। लिख लो, नागदा में एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया। ही बिल्ट एकलिंग टेंपल एट नागदा। नागदा में एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया। ही बिल्ट एकलिंग टेंपल एट नागदा। नागदा में एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया। ही बिल्ट एकलिंग टेंपल एट नागदा। नागदा में कौन सा मंदिर बनवाया? तो ये इसका जो राज्य स्थापित हो रहा है किसके आशीर्वाद से हो रहा है? एकलिंग जी का आशीर्वाद। तो किसका मंदिर बनवाएगा? एकलिंग जी। और फिर इसने कहना शुरू कर दिया कि भाई मैं तो एकलिंग जी का दीवान हूं। मैं तो क्या हूं? एकलिंग जी का। सुनना देखो बात है, ये दिन मैंने बताया था वो दीवान का मतलब प्रधानमंत्री। दीवान का मतलब जैसे हमने पढ़ते हैं कोटा का दीवान जालिम सिंह झाला है, पढ़ते ना, और कहा गया कि उसके वंशज हमेशा क्या रहेंगे? कोटा के दियो। वैसे मेवाड़ के राजा ये मानते, बापा रावल के बाद में सारे राजा ये माना करते। कोई पूछता भाई मेवाड़ का राजा कौन है? तो ये कहते एकलिंग जी। मेवाड़ का राजा कौन है? तो तुम कौन हो भाई? तुम राजा नहीं हो क्या आगे? अरे नहीं यार, इतनी औकात थोड़ी है राजा बनने की। राजा तो एकलिंग जी है, हम तो उनके दीवान है। हम तो उनके क्या है? तो राजा तो किसको मानते? खुद को उनका क्या मानते? हमें तो काम काज करने के लिए जिम्मेदारी दे रखी है, भगवान ने संभलाया है, देने वाला भगवान। उसने कहा भाई यहाँ का शासन तुम देख लो। इसका मतलब राज करने वाली शक्ति तो कौन है? भगवान खुद। हम तो उनके आगे काम काज कर रहे हैं। काम काज, राजा के आगे जो काम काज करने वाला मुख्य बंदा होता है उसको क्या बोलते हैं? दीवान। इसलिए मेवाड़ के राजा खुद को क्या मानते? एकलिंग जी का। इवन सारे कागज जितने भी डॉक्यूमेंट जारी होते हैं उन पे लिखते एकलिंग जी के दीवान की तरफ से जारी किया जा रहा है। जितने सिक्के होते हैं उन पे राजा खुद को राजा नहीं बताता, क्या बताता? खुद को एकलिंग जी का। इसलिए अक्सर एक वो महाराणा प्रताप का गीत सुनते रहते हो आप लोग, हल्दी घाटी रो समर लड़ो वो महाराणा प्रताप कट है। उसमें लाइन है वो एक लिंग दीवान कट है, वो एक लिंग दीवान। क्योंकि मेवाड़ के राजा खुद को मानते ही क्या थे?
एकलिंग जी का दीवान। और ये मेवाड़ के राजाओं की बात नहीं, आप जयपुर के किसी राजा से पूछते कि आप यहाँ के राजा हो, अरे नहीं नहीं दिमाग खराब है, यहाँ के राजा गोविंद देव जी महाराज। कौन है? तो तुम कौन हो? अरे साहब काम करते हैं, नौकर चाकर है, दीवान है उनके। कोई जाके बीकानेर के राजाओं से पूछते आप पक्के राजा हो, आप तो राजा दिख रहे हो, अरे नहीं नहीं राजा लक्ष्मीनाथ है। राजा कौन है? तो तुम कौन हो? तो हम तो उनके। कोई सुरई वालों से जाके पूछता यार आप तो होंगे फिर पक्का, ये तीन तो नहीं है, अरे नहीं नहीं राजा तो सारणेश्वर है। राजा कौन है? भगवान शिव खुद राज कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप कौन हो साहब? हम तो उनके क्या है। और ये भारत में एक परंपरा है, भारत में प्रत्येक व्यक्ति अपने काम का क्रेडिट खुद को नहीं देता, अपने काम का क्रेडिट। और अपने देख लो, यदि कोई बंदा खुद को क्रेडिट दे देता, अपने खुद ही कहते हैं अहंकार देखो है, मैंने किया है मैंने किया है। साहब राम राजी हुआ है तब जाके हुआ है, वरना आदमी के करने से कोई चीज आज हो न कर लो। उल्टा यदि कभी फसल बहुत अच्छी हो जाए, अपने ज्यादातर किसान फैमिली से, और फसल कभी बहुत अच्छी हो गई, कोई घर वालों से अपने आगे पूछे इस बार यार खेत में जोरदार मेहनत की आप लोगों ने और इसलिए आपके धान जोरदार हुआ, इस बार बाजरी आपके 100 बोरी हो गई, और पापा ताऊ जी तो बेटा अरे अरे नहीं 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 जी, अपने करने वाले कौन है? राम राजी हुए, भगवान ने मर्जी, और भगवान की मर्जी से इस बार धान ज्यादा हो गया। पापा यदि दुकान कर रखी है आपके, और पापा की दुकान अच्छी चलने लगी, बिजनेस अच्छा चलने लगा, कोई कहे कि साहब इस बार तो यूं बिजनेस शानदार चल रहा है, मैंने जोरदार ही कर रखी, नहीं भगवती कृपा है साहब। किसी कृपा है? आपका सिलेक्शन होगा, आपकी रैंक आई कि आपकी 3rd रैंक आ गई, और पत्रकार आपके पास में आया, और पत्रकार ने आगे कहा आपके आरएस में 3rd रैंक आई है, किसको सफलता का श्रेय देना चाहेंगे? और आप वापस थोड़ा गड़ा बड़ा ठीक करके आदमी वैसे बोलता है ना, मैं मेरी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता तथा ईश्वर को देना चाहता। आप कभी नहीं कहते भाई साहब मैं खुद सफलता का श्रेय मुझे दो सारे के साथ। और वास्तविकता यही है, आप कहो मैं पढ़ा था सुबह 6 बजे उठ के, बरसात में गर्मी में सर्दी में मैं कोचिंग जाता था, वापस धूप के अंदर मैं आया करता था, मैं कोई 10-10 घंटे चेयर पे बैठा रहा हूं, पेपर के दिनों में मैंने को 30 पेपर सोल्व किए, मैंने को 50 टेस्ट सीरीज दिए, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। पर आप ये नहीं कहते, आप कहते हो कि इसका कौन है जिम्मेदार? पुराने अपने राजस्थान में या पुराने भारत में ही लगभग जितनी पेंटिंग्स मिली है, उन पेंटिंग में एक में भी पेंटर का नाम नहीं है। पेंटिंग है, बहुत अच्छी पेंटिंग है, लेकिन पेंटर का नाम नहीं है, उसने केवल वहां पे लिख रखा है ईश्वर की कृपा से। हुई किस पे कृपा? किताब लिखी हुई है, किताब में लिखा हुआ है मां सरस्वती की कृपा से मैं यह पुस्तक लिख रहा हूं। मैं कौन है इस बारे में कोई भी जानकारी? वो मैं हमेशा समझता हूं कि भारत कितना यूं भोला देश है, हम कितने भोले लोग हैं कि किसी आदमी से वैसे नॉर्मली पूछ लिया जाने का आपके 10 टाबर है, भगवान रा दियोड़ा ऐसा, राम जी की मर्जी है। उसको कहा जाए कि बायोलॉजी नाम की भी चीज होती है, हमने तो कोई XY गुणसूत्रों के बारे में पढ़ा था, और ऐसा नहीं होता है, पर अपने उसके लिए भी जिम्मेदार हुए। तो भारत में तो जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो जिम्मेदार कौन है? भगवान ऊपर बेटा बेटा सोचता होगा कि यार ऐसे घनघोर इल्जाम कैसे लगा सकते हो तुम मेरे पे, पर अपने लगाते हैं भाई। तो लिखो, मेवाड़ के राजा खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। किंग्स ऑफ मेवाड़ कंसिडर देमसेल्व्स एज दीवान ऑफ एकलिंग जी। मेवाड़ के राजा खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। किंग्स ऑफ मेवाड़ कंसिडर देमसेल्व्स एज दीवान ऑफ एकलिंग जी। मेवाड़ के राजा खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। किंग्स ऑफ मेवाड़ कंसिडर देमसेल्व्स एज दीवान ऑफ एकलिंग जी। खुद को क्या मानते थे? एकलिंग जी का दीवान मानते थे। कौन? तो मेवाड़ में जितने भी राजा हुए खुद को क्या कहते? एकलिंग जी का। कोई पूछेगा इनमें से कौन से राजा खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे? मेवाड़, सिरोही, बूंदी, कोटा, तो मेवाड़ के राजा। अच्छा, तो एक तो ये पता चलता है कि भाई चित्तौड़ के किले पे कब्जा करने वाला गोहिल जो बापा रावल हो, इसलिए बड़ा राजा हो गया। और अपने पास क्या एग्जांपल है कि बड़ा राजा हुआ था? तो हम कहते हैं गोहिलों में सबसे पहले सोने के सिक्के यदि किसी राजा के मिले हैं तो इसी के। इससे पहले जितने भी राजा हुए थे उनमें से किसी के भी सोने के सिक्के नहीं, वो सोने इससे पहले वालों को मिले। गोहिल नाम के आदमी के चांदी के सिक्के मिलते हैं, शिलादित्य के तांबे के सिक्के मिलते हैं, लेकिन किसी का भी सोने का सिक्का, इसके सोने के सिक्के, इसका मतलब बड़ा राजा है, क्योंकि सोने के सिक्के बड़े राजा ही चलाते। छोटे मोटे जमींदार बाद में सोने के सिक्के औकात ही नहीं है, कहां से चला देगा पैसा? तो लिखो, इसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। ही सर्कुलेटेड गोल्ड कॉइन्स इन मेवाड़। इसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। ही सर्कुलेटेड गोल्ड कॉइन्स इन मेवाड़। मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए। तो कोई पूछे भाई गोहिलों में मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाने वाला राजा कौन था? तो राजा कौन था? गौरीशंकर हीराचंद ओझा को इनका एक सिक्का उदयपुर से मिलता है किसी व्यक्ति के पास। उस सिक्के की यदि माप की जाए तो 115 ग्रेन का है। कितना ग्रेन का सिक्का है? ये ग्रेन को नापने का तरीका होता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड हुआ करता था। अपने हिसाब से मान लो 66.5 रत्ती। सुनार के पास कभी सोना लेने गए हो तो वहां पे होता है कितने तोड़ा है, कितनी भरी है, कितनी रत्ती है, तो 66.5 रत्ती के आसपास हुआ करता था। और अपने ये ग्रेन ही लिख लो, कितने ग्रेन का सोने का सिक्का था। तो ये जो लाइन लिखी इसकी क्वेश्चन में लिख लो 115 ग्रेन, ताकि याद रहेगा कि कितने ग्रेन का सोने का सिक्का था। 115 ग्रेन। कोई पूछेगा कितने ग्रेन के सोने के सिक्के चलाए थे? तो कितने के चलाए थे? पर बाद में लोगों ने बापा रावल कहा कि सिक्के तो भाई चलाते रहना, तू तेरा मूल काम क्या है? सिंध की तरफ से अटैक होने वाला, इसको रोक यार। अच्छा, सिंध पे अटैक करने से पहले, सिंध पे कब्जा करने से पहले मुसलमानों का बड़ा अड्डा था गजनी।
बड़ा कौन सा भाई, उधर से आक्रमण होने शुरू हुए। पहले गजनी पे कब्जा किया। गजनी कहां पे आ गया? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद शुरू हो जाता भारत। अब तो पाकिस्तान आता है, पहले तो पाकिस्तान अपना ही था। पाकिस्तान अपना तो भारत शुरू होगा। भारत में उनका सबसे पहले कहीं पर कब्जा आता, दो जगह कौन सी थी? सिंध। तो बापा राहुल का सिंध बड़ा है, हम लोगों को क्या करेगा? तो इधर से हमले होंगे, इनका ध्यान रख तू। तो बापा राहुल ने कहा चिंता मत करो। बापा राहुल ने चित्तौड़ से आसपास के कई राजाओं को और साथ में लिया, और चित्तौड़ से जो इधर तुर्कों के अरबों के अटैक होने शुरू हो गए थे, अरबों को पीटना शुरू किया। यहाँ से सिंध वालों को तो उखाड़ा इसने, गजनी तक ही चला गया। कहां तक चला गया? और गजनी में एक राजा हुआ करता सलीम। कौन राजा था? उस सलीम को हटाता है, अपने भांजे को गजनी का राजा बना देता है। इसने गजनी वापस अपनी है, और उधर ठेठ ईरान तक हमले करके आ गया था। ईरान तक हमले करके आता है, वहां पर शादियां वादियां करता है ईरान वालों के साथ में, बाद में आता है वो। तो डाकिया आदमी था ऐसे ही। लिखो, मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था। ही मूव्ड अप टू गजनी आफ्टर डिफीटिंग मुस्लिम आर्मी। मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था। ही मूव्ड अप टू गजनी आफ्टर डिफीटिंग मुस्लिम आर्मी। मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था। ही मूव्ड अप टू गजनी आफ्टर डिफीटिंग मुस्लिम आर्मी। इसने गजनी के राजा सलीम को हटाया। ही डिपोज्ड गजनीज किंग सलीम। इसने गजनी के राजा सलीम को हटाया। ही डिपोज्ड गजनीज किंग सलीम। तथा अपने भांजे को राजा बना दिया एंड कोरोनेटेड हिज नेफ्यू। तथा अपने भांजे को राजा बना दिया एंड कोरोनेटेड हिज नेफ्यू। तथा अपने भांजे को राजा बना दिया। किसका टेंपल? हाँ, नागदा। नागदा में मैं अरे 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 थोड़ा सा बोल लूं, बाद में बोलना। राजधानी कौन सी है? नागदा। कहां कौन सी है? नाग। तो नागदा के अंदर इसने एकलिंग जी का मंदिर बनाया। कहां पे मंदिर बनाया? ना। आप अक्सर अभी भी नोटिस करना, मंदिर आज भी जब गांव में बनाते हैं तो गांव में थोड़ी बाहर वाली साइड में बनाते हैं। बीचों बीच तो आबादी होती है, आबादी इलाके में क्यों बनाया जाए? थोड़ी साफ सुथरी जगह बाहर के ली जाए, और साफ सुथरी जगह पे क्या बना दिया जाए? मंदिर। तो नागदा से बाहर थोड़ी साफ सुथरी जगह पर एकलिंग जी का क्या बना दिया गया? मंदिर। तो क्या भाई, एकलिंग जी का मंदिर। अब पहले जनसंख्या कम ही हुआ करती, जगह पड़ी रहती थी सारी, तो ये नागदा से बाहर एकलिंग जी का मंदिर बन गया। धीरे धीरे जहां एकलिंग जी का मंदिर बना वहां घर बनने लगे। पुजारी जी ने घर बनाया, किसी दुकानदार जो प्रसाद बेचता था उसने अपना घर बनाया, उसके बेटे पोते का बना, धीरे धीरे वहां घर बनने लगे। अब इस गांव का नाम क्या दिया जाए? तो भगवान शंकर जो कहां पर विराजमान रहते हैं? कैलाश पर्वत। कहां पे रहते हैं? तो आजकल इस गांव का नाम हो गया कैलाशपुरी। आजकल इसका नाम क्या हो गया? और उदयपुर से इतना नजदीक है कि अब तो आपने को यूं लगता है उदयपुर के अंदर ये मंदिर होगा, लेकिन एग्जैक्टली ये नागदा गांव था पुराना। अब वो गांव जो है, उस गांव का नाम हम क्या बोलने लगे? कैलाशपुरी। उदयपुर चूंकि इनकी मुख्य राजधानी, उदयपुर में और कोई एकलिंग जी का मंदिर होगा, पर ये जो बापा राहुल वाला मंदिर है नागदा वाला है, फेमस यही एकलिंग। अब ये इनका कहना है कि भाई यहाँ दिल्ली महाराणा प्रताप जाके पूजा करते थे। दिल्ली तो क्या क्या ही पॉसिबल हुआ होगा? हाँ, मानते थे सारे। मैं कह रहा हूं तो महाराणा प्रताप का गीत और उसमें लाइन है, हल्दी घाटी रो समत लड़े वो महाराणा प्रताप कटे वो एकलिंग दीवान कटे। तो मेवाड़ के जितने राजा हुए वो सारे ये मानते हैं हम राजा है ही नहीं, राजा यहाँ के कौन है? एकलिंग। और कौन इधर से कौन बोल रहा था? आपस पर्चियां नहीं देनी है, पर्चियां नहीं। देखो मैं बात बताऊं, मुझे पर्चियां पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे लगता है सिविल सर्विस की तैयारी करने वाला बच्चा यदि क्लास में खड़ा होकर बोल ही नहीं पाता, ये धूड़ है। यदि किसी बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि वो क्लास में खड़ा होकर बोल सके, तो फिर नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ाई आत्मविश्वास पैदा करती है, और यदि पढ़ाई से आत्मविश्वास पैदा नहीं हो रहा है तो अगली फीस जमा ना करवाई जाए। सिंपल सा तरीका है। फिर दो तरीके, स्टूडेंट को यह लगता है, एक तो कि भाई खड़ा होकर क्लास में क्यों नहीं बोलता, कि शर्म आती है, तो जिसने की शर्म उसके फूटे। दूसरा यह है कि हाँ तुमने भेजी पर्ची, दूसरी बात पूछ रहे हो, पूछो तो खड़े हो, आत्मविश्वास हाथों हाथ आ गया। इसने रुक तू रुक, अभी कॉन्फिडेंस चेक करना है। हाँ बताओ, दो डाउट। बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष है? हाँ, कछुआ रानी का पुत्र भवानी सिंह था, पर उत्तराधिकार संघर्ष दलेल सिंह और उमेद सिंह में हुआ, मरवा दिया। क्या लेना है उससे अपने को? उत्तराधिकार संघर्ष किसके बीच में हुआ? नहीं चुप रहो, बताओ उत्तराधिकार संघर्ष किसके बीच में हुआ? उमेद सिंह। अपन ने क्या पढ़ा था? उत्तराधिकार संघर्ष। हाँ हाँ भाई, बुद्ध सिंह के खूब सारे बेटे हो गए बाद में, तो मैं सारे बेटे लिखवाऊं? लिखवाने चाहिए? तुम्हें लगता है सही होंगे? कौन सी रानी से कौन कौन से बेटे, चित्र बनाऊं पूरे? हाँ, क्या दिया? थी भवानी सिंह था, अमर कंवर के बेटा हुआ भवानी सिंह,
उस भवानी सिंह को मार दिया गया बाद में, खत्म बात। क्या ये पूछा जा सकता है ऐसा? अपने उत्तराधिकार संघर्ष पूछा जाएगा? उत्तराधिकार संघर्ष वही बात है। मैं बीच में एक तीसरा भवानी सिंह और अड़ाऊं, फिर तो अपने बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष ही पढ़ते रहे, फिर आगे कैसे चल पाएंगे? और कोई किसी में कॉन्फिडेंस उत्पन्न अचानक हो गया। क्या बता रहा था बात? हाँ, तो ये पर्चियां कोई नहीं भेजेगा, आपको सवाल पूछना हो आप खड़ा होकर पूछ सकते हो। फिर कई होंगे लगता है कि सर आपसे डर लगता है, तो डरने की आवश्यकता क्योंकि, और फिर कही है ना कि सर शर्म आती है, तो मेरे से किस बात की शर्म है? मैं जेठ नहीं तो, है ना, इतनी शर्म आती है तो फिर तो कल तो मैं क्लास में आऊंगा थोड़े कंकारे करके आऊं, है ना। और लड़कों को यदि शर्म आ रही है तुम ओले ओले ले लिया करो, अरे आगे आगे क्लास में चुप हो जाओ, ऐसे कर लिया। मैंने जो दिन आपको पहले ही कहा था कि आपको सर करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। आप यदि सर वाला तरीके से मानते हो, भाई मेरे में सर वाला दूर दूर तक कोई गुण नहीं है ना। और मुझे तो कई बार ये और लगता है कि मुझे तो भाई टीचर किसी क्यों कहा जाए, या तो उसमें टीचर से लक्षण हो, वो मेरे में दूर दूर तक ही नहीं है ना। ये तो थोड़ा ऑनलाइन आ गया, इसलिए लोग फिर भी पहचानने लग गए। पहले मैं अक्सर क्लास में बच्चों को कहा करता था कि यदि कभी तुम्हारे पेरेंट्स आए यहाँ पर मिलने के लिए तो मेरे से मत मिलाया करो। होता क्या, मेरी पहली क्लास होती है इसलिए बच्चों का थोड़ा सा अटैचमेंट मेरे से रहता है, और बाद में जब उनके पेरेंट्स कभी आते हैं तो बच्चा सबसे पहले मेरे पास लेकर आता है, ये हमारा राजवीर सर है। और पेरेंट्स ऊपर से नीचे देखते ये सर है और तू इनकी तारीफ और करता है, और ये कोचिंग संभालते हैं। फिर कोचिंग के दिन थोड़े ही बचे हैं, डाकी टाइप का आदमी लगता है। मेरे यूं बटन खुले हुए, बाएं इधर चढ़ाई हुई, अब दाढ़ी थोड़ी कम है, पहले दाढ़ी और बढ़ी हुई। उनको लगता है यार संन्यास ले कहीं पे, बाबा बन के जाके बैठ बोले या। और शकल से मैं एकदम कतई टीचर लगता नहीं, न कोई वेशभूषा से लगता हूं। मुझे तो 2017 के आसपास में गाड़ी खरीदनी थी तो विजय सर आते हैं, इकोनॉमी विजय, तो विजय एकदम क्लीन से हो रहे, चश्मा उस्मा लगा करके, तो विजय लगते हैं इंटेलिजेंस टपक रही है एकदम, और उतने इंटेलिजेंट है भी। मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने पिछले 15 साल में यदि मैं जितने लोगों से मिला हूं उतने लोगों मैंने विजय सर से इंटेलिजेंट कोई बंदा ही नहीं देखा। मतलब भयंकर इंटेलिजेंट है विजय सर, कि गूगल है कि इनको आप कोई भी टॉपिक कभी भी दीजिए, मैंने इतना इंटेलिजेंट बंदा नहीं देखा कभी पिछले 15-20 सालों के अंदर ही, मेरी समझ विकसित होने के बाद में। तो मैं और विजय सर, तो मुझे गाड़ियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, पर आपने गाड़ी खरीदनी तो मैं विजय सर को लेके गया, सर मेरी गाड़ी बताओ कौन सी लेनी क्या है। अब मेरे पूरी जी के अंदर ये कि मुझे स्कॉर्पियो लेनी है, कि अपने स्टूडेंट टाइम से ही वो था कि भाई दोस्त खूब सारे, और मैं दोस्तों ने कहा 7 सीटर लेनी है अपने को, भाई अपने इधर उधर जाए तो 7 बंदे तो बैठे जाके उसके अंदर, तो क्या अपने को स्कॉर्पियो लेने 7 सीटर, फिर अपने लगता है स्टाइल भी उसी में मरी जा सकती है, स्वेग तो उसी के अंदर आएगा अपना, तो अपने को यार स्कॉर्पियो खरीदनी है। और अब मेरा बजट हो कि भाई अपने को तो 15-16 लाख किसी गाड़ी लेनी है, 15 से 20 लाख के बीच की गाड़ी लेनी है, तो स्कॉर्पियो आ भी रही थी उस रेंज के अंदर, तो हमें लगा ये वाला मामला ठीक। तो मैं विजय सर ये सब कहे कि तू ले क्रेटा ले ले, और मुझे लगेगा क्रेटा बाणियों की सी गाड़ी है, मुझे अजीब लगेगा। फैमिली वाले लोग, लुगाई टाबर 2 बच्चे, वो क्रेटा लेके घूमते रहते हैं, और ये मेरे को समझाएगा अरे स्कॉर्पियो इतनी अच्छी नहीं रहती, क्रेटा ठीक रहती है, तू ये ले। दिलीप सर और कहे कि नहीं क्रेटा लेनी है, तेरे को 7 सीटर चाहिए, दूसरी गाड़ी कोई दोस्त के लिए जाना कब जरूरत पड़ती है, जब कोई शादी ब्याह में जाए 5-6 दोस्त हो जाते हैं, फिर इसमें बैठ के कैसे जाएंगे? शादी ब्याह में साल में कितनी बार जाते हो? तो जाते तो 1-2 बार है, तो ले जाना, मैं दे दूंगा, मेरी वाली गाड़ी ले जाना, पर एक बार ये क्रेटा खरीदो। तो वहां वो हम देखने के लिए गए थे, विजय सर वहां मुझे समझाए कि देख एसयूवी और क्रेटा के अंदर बताया, एसयूवी खड़ी थी वहां पे, तो बताया देख एसयूवी में ये होता है, ये क्रेटा में ये मिल जाएगा, इसमें ये होता है, इसमें ये मिल जाएगा। मैं बार बार बीच में पूछूंगी स्कॉर्पियो में भाई साहब क्या क्या होता है? अंदर का जीव तो नहीं माने ना। वो तो सेल्समैन खड़ा था, उस सेल्समैन ने विजय सर को कहा कि गाड़ी खरीदनी किसको है भैया? खरीदनी है आपको खरीदनी है? तो विजय सर ने कहा नहीं गाड़ी तो इनको लेनी है, मैं तो इनको फीचर्स वगैरह बता रहा तो लेने के। तो उसने कहा अरे यार तो इनको तो स्कॉर्पियो दिलावा, बजरी का काम है, कहीं पर जाना तो उनको लगा खनन माफिया है बजरी के ठेके ले रखे, पहाड़ों वाड़ों में नदियों वदियों पे क्रेटा तो कैसे जाएगी? यही जा सकती है गाड़ी। तो 2019 के आसपास कोई शादी, स्टूडेंट की शादी, आ रहे सेलेक्ट हो गई उनकी कोई शादी, तो उन्होंने कोचिंग कार्ड दिया कि सबको आना है। दिलीप सर ने, सावों के टाइम होते हैं, सब तरफ शादियां होती है इधर उधर, तो सर ने कहा यार नहीं जाया जाएगा, तू एक तो जाके, हम किसी दूसरी शादी के अंदर जाएंगे, तू चला जा। इतने में कोई उस बच्चे के साथ में पढ़ा हुआ क्लास का स्टूडेंट और वो सिलेक्ट हो गया, दूसरा सिलेक्ट नहीं हुआ, वो मेरे पास आएगा, सर मैंने सुना आप उस दोस्त की शादी में जाओगे, मेरे दोस्त की शादी में जाओगे, वहां सर मेरे को लेके जाना। भली बात है, 1 से 2 भले यार ठीक रहेगा। तो हमने लिया ड्राइवर साथ में और हम दोनों यहां से रवाना हो। तो बीच में कहीं रास्ते में कहा चाय पीते हैं, तो एक कोई ढाबे के ऊपर रोकी, तो गर्मी पड़े भयंकर वाला, कोई मार्च अप्रैल का महीना, तो बाहर तपे एकदम, तो स्टूडेंट ही था साथ में, तो उसने कहा कि सर बैठो गाड़ी में बैठो, मैं गाड़ी में चाय लिया हूँ, बाहर धूप है भयंकर वाली एकदम, क्या करेंगे? तो गाड़ी रोकी तो वो चाय लेने के लिए गया, तो ड्राइवर गया, वो गया चाय लेके वापस आ गए, हमने अंदर बैठे बैठे चाय पी ली। वापस वो जा रहा था तो वो पहले चला गया, आगे चला गया, तो मैंने वापस बोला इधर इधर पैसे लेके जा, और मैं दे दूं। अरे मैं तू छोटा यार, मेरे से लेके जा, मैं मेरे से ले पैसे। अब वो दुकानदार पूरा नोटिस करे कि एक मेरे व्हाइट कुर्ते पजामे और पहने हुए, कि एक व्हाइट कुर्ते पजामे एक आदमी गाड़ी के अंदर बैठा रहा, गाड़ी से नीचे नहीं उतरा और पैसे और निकाल के दे रहा, आवाज लगा के और कह रहा कि मेरे से लो।
वो जैसे वो स्टूडेंट उसको पैसे देने के लिए गया तो वो कहे कि ठेका हमें बेच दो। दारू भी ठेके खुले थे 2-3 दिन पहले। RJ14 की गाड़ी, तो उसको लगा जयपुर का बंदा है, इसका कोई इधर चूरू साइड में दारू का ठेका खुल गया और अभी दारू के ठेके का पोजीशन लेने के लिए जा रहा है। और ये जयपुर वाला कैसे चलाएगा, लोकल तो मैं हूं। तो उसने कहा आप यदि 15 लाख का खुला है तो 17 आज ही पकड़ो, रवाना हो जाओ इधर से। वो स्टूडेंट और बदमाश, उसने कहा नहीं नहीं भाई साहब कुछ संभालेंगे। वो भी कहते कि हमारे सर है तो थोड़ा ठीक रहे, नहीं भाई साहब संभालेंगे, भाई साहब जयपुर में कई ठेके हैं। अब वो दोनों ड्राइवर वो दोनों हंसते हंसते आए जोर जोर से। मैं क्या, अरे सर गाड़ी में बैठने तो फिर होता है, हाँ सर ये आपको दारू का ठेकेदार समझ रहा है। तो मगर अपना इसमें इसका कोई दोष नहीं, भगवान ने शक्ल इतनी भूंडी दी है कि अपने लगते ही एकदम दारू किसी ठेकेदारी है। तो लखन से तो वैसे नहीं, शकल से तो वैसे नहीं लगे, लखन से नहीं लगे, ज्ञान ज्यादा अपने पास है नहीं। मुझे क्या लगता है, मुझे इतिहास आता ही नहीं है, मुझे कहानियां आती है। मैं कहानियां बहुत ढंग की सुना लेता हूँ, स्टोरी टेलर हूं मैं बहुत अच्छा, तो अपनी इधर पार पड़ जाती है। आप भी जाके शिकायत नहीं करते, आप बोलता कहानियां तो सुना ही लेता है, पढ़ाने के लिए विजय सर बैठे ही है बाद में। ये मैं यदि पढ़ाने लग जाऊंगा तो बाद में ये क्या करेंगे, तो आपको डरने की भी आवश्यकता नहीं है, शर्म करने की भी आवश्यकता। तो आप क्लास में कभी खड़े होकर पूछ सकते हो, हाय राजवीर ये क्या होगा इसका, तो मैं आपके आंसर का जवाब दे दूंगा ना। तो पर्चियां नहीं भेजनी है अपने। तो क्या पढ़ रहे थे अपने, मतलब कहां तक चला गया था, गजनी। और गजनी में किसको हटाया उसने, सलीम, और किसको बना क्या, सुनो देखो। जब ये मुस्लिम अटैक अपने इंडिया की तरफ हो रहे थे, एग्जैक्टली उसी टाइम ये मुस्लिम अटैक हो रहे थे यूरोप में। कहां हो रहे थे, दोनों तरफ से। अरब है, अरब एक तरफ से इंडिया पे अटैक कर रहे हैं, अरब एक तरफ से किधर अटैक कर रहे हैं, यूरोप। इंडिया में अटैक को कोई आदमी रोक रहा है तो उस बंदे का नाम है बापा रावल। एग्जैक्टली इसी टाइम में यूरोप में अटैक को कोई रोक रहा था तो उस बंदे का नाम है चार्ल्स मार्टेल। उस बंदे का नाम क्या, एक फ्रेंच कमांडर था, एक फ्रांसीसी सेनापति था, उस बंदे का नाम क्या था, चल। कि मुस्लिम आक्रमणों को भारत में जब बापा रावल रोक रहा था, उसी टाइम फ्रांस का एक सेनापति मुस्लिम आक्रमणों को यूरोप में रोक रहा था, वो कौन है। इसलिए अपने एक महाराष्ट्र के इतिहासकार वे सीवी वैद्य। कौन इतिहासकार वे, सीवी वैद्य नाम करके इतिहासकार वे। और सीवी वैद्य ने बापा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की। बापा रावल की तुलना किससे की, तो दोनों बातें याद रखनी। बापा रावल की तुलना किससे की जाती है, जो कि कौन से देश का था, जो कि बापा रावल की तरह क्या रोक रहा था, मुस्लिम आक्रमण। ये तुलना करने वाला बंदा कौन है, इतिहासकार वे चिंतामणि विनायक वैद्य, सीवी वैद्य नाम की बापा रावल की तुलना किससे करते हैं, चल। और तुलना हमेशा लोगों की तभी की जाती है जब दोनों सेम होते हैं, है ना, एक जैसे लोगों की तभी तुलना की जाएगी। मैं ये कह सकता हूं कि यार उस फलाने बेच में हिस्ट्री में एक बहुत अच्छा बंदा है जैसा तुम हो, तो दोनों की हिस्ट्री अच्छी तभी तुलना करूंगा मैं। तो लिखो, इतिहासकार सीवी वैद्य ने, हिस्टोरियन सीवी वैद्य, इतिहासकार सीवी वैद्य ने, हिस्टोरियन सीवी वैद्य, इतिहासकार सीवी वैद्य ने बापा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की। कोष्टक में फ्रांस लिख लेना, चार्ल्स मार्टेल की। बापा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की। कंपेयर्ड बापा रावल टू चार्ल्स मार्टेल, कंपेयर्ड बापा रावल टू चार्ल्स मार्टेल। बापा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। कंपेयर्ड बापा रावल टू चार्ल्स मार्टेल, बापा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। कंपेयर्ड बापा रावल टू चार्ल्स मार्टेल। बापा रावल की तुलना किससे की है, किसने की, सीवी वैद्य ने। बापा रावल जब यहां से गजनी की तरफ जा रहा था तो बीच में ये पाकिस्तान क्रॉस करके इधर से निकलना पड़ेगा। तो जब वो इधर से निकल रहा था तो एक गांव में कई दिन तक उसकी सेना पड़ी रही। भाई सेना जाएगी तो कैंप लगेंगे ना सेना के बीच बीच में, ये तो नहीं कि लगातार सेना चलती रहेगी, बीच में रुक जाते कहीं 15 दिन, फिर वहां से आगे बढ़ते, फिर कहीं बीच में 10 दिन रुक गए, फिर आगे बढ़ेंगे, घोड़े थक जाया करते, सेना थक जाया करती। तो बीच में एक गांव के अंदर उनकी सेना पड़ी रही। पंजाब में पंजाबी भाषा में गांव को बोलते हैं पिंड। क्या बोलते हैं, किसकी सेना पड़ी रही, बापा रावल, राजा को रावल बोल रहे हैं, तो रावल की सेना पड़ी रही। किसकी सेना पड़ी रही, तो भाई वो धीरे धीरे, ये कौन सा गांव है कि जहां पे रावल की सेना रुकी थी, गांव को क्या बोलते हैं, रावल दा पिंड है। किसका पिंड है, रावल दा पिंड है, रावल दा पिंड है, रावल दा पिंड है। अब तो पाकिस्तान के शहर का नाम ही है रावलपिंडी। क्या नाम है, तो पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नाम रावलपिंडी इसलिए क्योंकि हमारा बापा रावल वहां रुका था। तो बापा रावल का मिलिट्री कैंप वहां पे लगा था, इसलिए उसका नाम क्या है, क्या नाम है, लिखो। बापा रावल के सैन्य शिविर के कारण, ड्यू टू मिलिट्री कैंप ऑफ बापा रावल, बापा रावल के सैन्य शिविर के कारण, ड्यू टू मिलिट्री कैंप ऑफ बापा रावल, बापा रावल के सैन्य शिविर के कारण, ड्यू टू मिलिट्री कैंप ऑफ बापा रावल, पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नामकरण हुआ। सिटी रावलपिंडी ऑफ पाकिस्तान वाज नेम्ड, पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नामकरण हुआ। सिटी रावलपिंडी ऑफ पाकिस्तान वाज नेम्ड, पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नामकरण हुआ। सिटी रावलपिंडी ऑफ पाकिस्तान वाज नेम्ड। शोएब अख्तर रावलपिंडी गया था,
इसलिए शोएब अख्तर का नाम ही था रावलपिंडी एक्सप्रेस। तेज गेंदबाज था तो एक्सप्रेस हो गया, कहां का रहने वाला है, रावलपिंडी का नाम क्या हो गया, रावलपिंडी एक्सप्रेस। याद रहेगी बात। चल लिखो बापा रावल की उपाधियां, टाइटल्स ऑफ बापा रावल, क्या क्या उपाधियां धारण की इसने। क्या क्या उपाधियां बताओ देखिए। हिंदू सूरज, राजगुरु और चक्र। दोबारा नाम बोलो एक बार। हिंदू सूरज, राजगुरु और चक्र। मैं बताता हूं देखो मतलब। पहली उपाधि क्या है? अच्छा, मुस्लिम सेना को हराते हुए गया था इसलिए हिंदुओं का बड़ा राजा हो गया, हिंदुओं के सूर्य के समान। यदि बापा रावल नहीं होता तो यहाँ पे मुस्लिमों का कब्जा आ जाता और हिंदुओं के जीवन में क्या आ जाता, अंधकार। हिंदुओं के जीवन में अंधकार को मिटाने वाला, तो अंधकार को मिटाने वाला कौन होता है, सूर्य। तो हिंदुओं के जीवन में सूर्य बन के जो आया था वो बंदा कौन है, बापा रावल। इसलिए उपाधि क्या हो गई। और ये उपाधि बाद में इतनी पॉपुलर हुई कि मेवाड़ के सारे राजा हिंदू सूरज की उपाधि धारण करते। तो नॉर्मली भी पूछे कि राजस्थान में कहां के राजा हिंदू सूरज की उपाधि धारण किया करते, तो कौन थे। इसलिए महाराणा प्रताप की जब भी जयंती वगैरह होगी, कोई भाषण देगा होगा हिंदू सूरज, हिंदू आगे बात, हिंदुआ सूरज, एक ही बात, हिंदुओं का सूरज, हिंदू सूरज का। अगली उपाधि क्या है, मैंने बताया कि बापा रावल जब गया तो आसपास के छोटे मोटे जो भी राजा थे उनको भी अपने साथ में लेके गया। इसका मतलब सारे राजाओं का गुरु है, सारे राजाओं का नेता है। उसने कहा बाकी राजाओं को भी कैसे किसको हराना ये सीखना हो तो कोचिंग लो। तो सारे बापा रावल के अंडर में लड़ रहे, इसलिए उसकी उपाधि क्या हो गई। हिंदी का एक शब्द होता है चक्रवर्ती। क्या शब्द होता है, चक्रवर्ती का मतलब होता है जिस राजा ने अपनी चारों दिशाओं को जीत लिया। जिस राजा ने अपनी इस साइड में, इस साइड में, इधर इधर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी राजाओं को हरा दिया, उनको क्या बोलते हैं। तो भगवान राम चक्रवर्ती सम्राट थे। भगवान राम कैसे सम्राट थे, भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए करवाया। अश्वमेध यज्ञ का मतलब जहां जहां घोड़ा घूमेगा सब जगह हमारी घोड़ा चारों दिशाओं में घूमेगा, इसका मतलब हम चारों दिशाएं जीत लेंगे। इसका मतलब हम कैसे सम्राट बन जाएंगे, चक्रवर्ती। और चक्रवर्ती का जो राजस्थानी वर्जन है वो चकवे है। चारों दिशाओं को जीतने वाला राजा, सब तरफ के राजाओं को हराने वाले राजाओं को अपने क्या बोला करते, तो अपने नॉर्मली बोलते हैं कि चकवे राज हो। कौन सा राज था, चकवे राज था। इसका मतलब उसने क्या जीत ली थी, चारों दिशा। वो हिंदुओं का बड़ा राजा हुआ, मुस्लिमों को हराने वाला हुआ, इसलिए क्या बोलने लगे, आसपास के राजाओं को अपने अंडर में लेकर लड़ा, इसलिए क्या हो गया, उसने आसपास की चारों दिशाओं के राजाओं को हरा दिया, इसलिए नाम क्या हो गया। नब दोबारा बोलो उपाधियां कौन कौन सी है। हिंदू सूरज, क्या क्या नाम है, हिंदू सूरज। याद रहेगी बात, किसकी उपाधियां। चलो अगला राजा लिखो। अल्लट। अगला राजा कौन है। अच्छा, अपने किताबें कहती है अल्लट का एक नाम और था, आलू रावल। क्या नाम था, लिख लो, अन्य नाम आलू रावल। एक नाम और अन्य नाम, अदर नेम। अल्लट का एक नाम और लिख लो, अन्य नाम आलू रावल। अभी एक चीज बताई मैंने कि मेवाड़ में जितने भी राजा बनते थे उनको क्या कहा जाता था, रावल। जैसे बापा रावल है तो वैसे जो भी राजा बनेगा उसको क्या कहेंगे, रावल। ये राजस्थान है भाई, नाम बिगाड़ के बोलना अपनी फितरत है। अल्लड़ छोटा राव, सब घर पे कहते होंगे आलू। आलू बड़ा होके क्या बन गया, रावल। तो लोगों ने पूछा रावल कौन है, रावल आलू है, आलू आलू। तो नाम क्या बढ़ गया, आलू। मैं लिखा था नैन श्री ख्यात में कीर्तिपाल को महान राजा बताया गया, तो कीर्तिपाल का नाम है कित्तू। क्या लिखा हुआ है कि कित्तू एक महान राजा था। तो अपने समझते हैं भाई कित्तू मतलब कौन है, कीर्तिपाल। और मगर तो भला हो कम से कम कित्तू तो लिखा, कि राजा था तो कित्तू तो लिख दिया। आम आदमी होता कहते कीतिया। इतना नाम बिगाड़ के बोलना, देखो आदत है अपने। तो वो ये अल्लट का नाम क्या पड़ गया, और एक ही मतलब है ना, कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं। मैं इसलिए लिखवा देता हूं, मैं नहीं लिखवाता फिर स्टूडेंट दूसरे दिन आकर है सर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट खा गए आप, आजकल आप ढंग से नहीं पढ़ाते हो। तो अल्लट का एक और नाम क्या है। अच्छा, अल्लट के बारे में हमें जानकारियां कहां कहां से मिलती है। अल्लट के बारे में एक प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है, उस प्रशस्ति का नाम है सारणेश्वर प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति है, सारणेश्वर प्रशस्ति है 953 ईस्वी की। कब की है, उदयपुर के अंदर एक शिव जी का मंदिर है। शिव जी को स्वर्ग लगता है तो उदयपुर में एक शिव जी का मंदिर है, उन भगवान मंदिर का नाम क्या है, सारणेश्वर। वहां से अभिलेख मिला जिसमें प्रशंसा, इसलिए क्या बोलने लगे उसको। और कब की है, इसमें बातें अल्लट की है। बातें किसकी है, तो कौन सी प्रशस्ति में, हेडिंग डालो, लिखो सारणेश्वर प्रशस्ति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सारणेश्वर यूलॉजी। सारणेश्वर प्रशस्ति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सारणेश्वर यूलॉजी या सारणेश्वर प्रशस्ति। आप चाहो तो प्रशस्ति लिख लो, आप चाहो तो यूलॉजी लिख लो।
सारणेश्वर प्रशस्ति के अनुसार डैश लगा दोगे ना, और अपने नीचे पॉइंट्स में लिखना, 2-3 पॉइंट्स बनाएंगे अपने। मैं बीच बीच में आपको जब ये चौहान भी पढ़ा रहा था तब मैं एक चीज बता रहा था कि मेवाड़ वालों की मुख्य राजधानी हुआ करती नागदा, और उनकी एक राजधानी और थी, आहड़। क्या थी? और मैंने उसका रीजन भी बताया था कि आहड़ व्यापारिक केंद्र था। आहड़ कैसा केंद्र था? इसलिए मुंज परमार भी हमला करके आहड़ को तोड़ता है। आहड़ को तोड़ता मतलब वहां का टैक्स वैक्स लेके जाता है वो। तो अल्लट ने अपनी सेकंड कैपिटल जो स्थापित की थी वो कौन सी स्थापित की थी? कौन सी स्थापित की? तो अल्लट की दूसरी राजधानी आहड़ थी। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? लिखो पॉइंट्स पहले लिखो। इसने आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया। ही मेड आहड़ एज सेकंड कैपिटल। आहड़ भी वहीं उदयपुर में जगह है। इसने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ही मेड आहड़ एज सेकंड कैपिटल। इसने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ही मेड आहड़ एज सेकंड कैपिटल। पहले जब भी राजा महाराजा राजधानियां वगैरह बनाते वहां पे मंदिर वगैरह बनवाते। नागदा बनाया तो नागदा में किसका बनवा दिया? एकलिंग जी का मंदिर। इसने आहड़ के अंदर विष्णु भगवान का मंदिर बनाया, वराह। कौन सा बनवाया? याद आया कुछ? क्या याद है? अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। इसने वराह मंदिर कहां पर बनवा दिया? आहड़। देख लो अगला पॉइंट लिखो। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ही बिल्ट वराह टेम्पल एट आहड़। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह कौन से भगवान जी है? विष्णु। इसका मतलब है कि मेवाड़ के राजा भक्त भले ही एकलिंग जी के हैं लेकिन विष्णु के मंदिर भी बनवा देते हैं। इसका मतलब सहिष्णु राजा है। कैसे राजा है? टॉलरेंस है पूरी उनके अंदर। ये नहीं कि भाई हम शिव जी के भक्त केवल शिव जी के बनवाएंगे, दूसरों के नहीं बनाए। शिव जी के भक्त है, खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं, उसके बावजूद मंदिर किसका बनवा दिया? वराह। अच्छा, ये इस प्रशस्ति में ये भी लिखा कि अल्लट को आहड़ में कितना टैक्स प्राप्त होता है, इसके बारे में जानकारी है? टैक्स भाई कहां से कितना कितना टैक्स मिला, इस उद्योग वालों ने इतना टैक्स दिया, उस उद्योग वालों ने इतना टैक्स दिया। तो कोई पूछे कर व्यवस्था की जानकारी कौन सी प्रशस्ति देती है? कौन सी देती है? लिखो अगला पॉइंट लिखो। यह प्रशस्ति कर व्यवस्था की जानकारी देती है। दिस यूलॉजी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट टैक्सेशन सिस्टम। यह प्रशस्ति कर व्यवस्था की जानकारी देती है। दिस यूलॉजी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट टैक्सेशन सिस्टम। कर व्यवस्था की जानकारी देती है। अच्छा, प्रशस्ति में यह भी लिखा हुआ कि यहां पे कौन कौन से अधिकारी हैं? कौन कौन से? प्रशासनिक अधिकारियों की जानकारी। किसकी जानकारी? तो प्रशासनिक व्यवस्था कह सकता हूं। व्यवस्था संभालने वाले अधिकारी कौन कौन है? लिख लो अगला पॉइंट लिखो। यह प्रशस्ति प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी भी देती है। दिस यूलॉजी ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। यह प्रशस्ति प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी भी देती है। दिस यूलॉजी ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी भी देती है। ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी भी देती है। ठीक है। अब भाई कौन कौन प्रशासनिक अधिकारी है? तो यही नीचे हेडिंग वापस डालो। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रोमिनेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। एकदम लेफ्ट में लिखना, आगे थोड़ी थोड़ी जगह रहनी चाहिए उनके, ताकि मैं अर्थ बता सकूं उनके मतलब क्या क्या होता है। अधिकारियों के नाम लिख रहा हूं मैं, आप उतार लो, फिर अपने अर्थ पढ़ेंगे इनके अर्थ क्या है। नाम लिखो देखे अधिकारियों के। क्या क्या नाम बोलो देखे? अमात्य, संधि विग्रहक, अक्सपटलिक, बहिष्काधिराज और बंदीपति। दोबारा बोलो देखे नाम। अमात्य, संधि विग्रहक, अक्सपटलिक, बहिष्काधिराज और बंदी। ये प्रमुख प्रमुख अधिकारी है जिनके नाम उस प्रशस्ति के अंदर है। भाई यहाँ पर ये अमात्य है, ये बहिष्काधिराज है, ये अक्सपटलिक है, ये संधि विग्रहक है। पर अपने उनके नाम तो बाद की बात है, पहले ये तो पता चले ये काम क्या करते हैं। अमात्य क्या काम करता है, संधि विग्रह क्या काम करता है, अक्सपटलिक कौन होता है, बहिष्काधिराज कौन है, बंदीपति का कार्य क्या होता है। पहला नाम क्या लिखा हुआ है? अच्छा, राजतंत्रात्मक व्यवस्था में पूरा कामकाज यदि कहीं से कंट्रोल किया जाता है तो कंट्रोल तो कौन करता है? राजा। राजा कंट्रोल करेगा। राजतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब ये केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। क्या मतलब होता है? सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइज्ड है पूरा सिस्टम, एक आदमी के हाथ में सत्ता है, वही कानून बनाता है, वही कानून लागू करता है, वही कानूनों की जांच करता है। ये राजतंत्रात्मक व्यवस्था का मुख्य गुण है।
लोकतंत्र इसके ठीक उल्टा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण होता है। क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन होता है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट अलग है, मोदी जी बैठ के कानूनों की जांच थोड़ी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अलग है, कानून बनाने वाली बॉडी अलग है, संसद बनाएगी, विधानसभा बनाएगी, लागू करने वाली बॉडी अलग। संसद कानून बनाएगी, सरकार उन कानूनों को लागू करेगी, सुप्रीम कोर्ट उन कानूनों की जांच करेगा। इसका मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग अलग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग है। लेकिन राजतंत्र में इस प्रकार का डिवीजन नहीं होता। राजतंत्र हमेशा क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड होता है, और सेंट्रलाइज्ड होता है तभी राजतंत्र चलते हैं। तो ठीक है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो सबसे बड़ा यदि सब कंट्रोलिंग पावर यदि किसी के पास में, तो किसके पास में? राजा। और अकेला राजा तो कैसे संभाल लेगा? आने दो भाई, इस बच्ची को आने दो, बैठने की जगह दो यार। एक स्टूडेंट है आपकी क्लास की, वो थोड़ी लेट आई है तो बैठेगी, या तो आप खड़े हो, उधर खड़े हो जाओ, है ना? ठीक हो। तो सबसे बड़ा पावर तो पावरफुल बंदा तो कौन हो गया? राजा। अब राजा खुद तो कैसे संभालेगा? उसको आगे अधिकारी अपॉइंट करने पड़ेंगे। वह अधिकारी जो राजा की तरफ से सारे डिपार्टमेंट का ध्यान रखता था, वह अधिकारी जो राजा की तरफ से सारी डिपार्टमेंट का, या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, वह मंत्री जो राजा की तरफ से सभी मंत्रियों का ध्यान रखता था। मंत्रियों का प्रधान, मंत्रियों का वह अमात्य है। वो कौन है? इसका मतलब कह सकता हूं प्रधान। राजा के बाद में सबसे पावरफुल पोस्ट जो हुआ करती, पोस्ट कौन सी हुआ करती? प्रधान। और जिसको बाद में अपने प्रधान बोलने लगे, उसको उस टाइम क्या बोला करते थे? अमा। अभी भी देख लो, अपने अंदर यदि कोई नेता टाइप हो जाए, अपने और प्रधान कह देते उस आदमी को। इसका मतलब प्रधान मतलब जो बाकी सबको कंट्रोल करता है, बाकी सबका ध्यान रखता है। तो अमात्य का मतलब क्या होता है? प्रधान। क्या मतलब होता है? प्रधान का मतलब जो राजा की तरफ से बाकी सभी मंत्रियों को, बाकी सभी अधिकारियों पर ध्यान रखे, राजा को बताया फलाना जी अच्छा काम नहीं कर रहे, फलाना जी अच्छा काम कर रहे हैं। सही बात समझो? अमात्य का लिख लो प्रधान, ताकि याद रहेगा। प्रधान। अभी ये जब 2016 या 2018 में भूल गया, उसमें क्वेश्चन था सीधा सीधा, राजस्थान में राजा के बाद में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा होता था? प्रधान। उसने अमात्य नहीं दिया, अमात्य की जगह क्या लिख दिया उसने? प्रधान लिख दिया। तो प्रधान की प्रधान नहीं देके कभी अमात्य दे दे तो भी याद रखो। नहीं, कभी यदि पुराने सीरियल आता चाणक्य, चाणक्य वाले ने ये सीरियल देखो तो उनके अंदर चाणक्य का हमेशा अमात्य। चाणक्य क्या कहा गया? क्योंकि वो चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ से बाकी सभी मंत्रियों को कंट्रोल करता। राजा तो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन उसका अमात्य कौन है? आई बात सुनो, अमात्य मतलब क्या हो गया? प्रधान। अगला क्या है? हाँ, दीवान वित्त मंत्री होता था। दीवान अलग पोस्ट हुआ करती, प्रधान जी अलग पोस्ट हुआ करते। अगला क्या है? संधि। दो नाम है देखो, एक है संधि, एक है विग्रह। क्या क्या दो नाम है? संधि और विग्रह। संधि का मतलब होता है जोड़ना, विग्रह का मतलब होता है तोड़ना। जो जोड़े भी और तोड़े भी, जो युद्ध भी करे और संधि भी करे, जो युद्ध भी करे और शांति लाए। युद्ध कर रहा है इसका मतलब विग्रह, शांति ला रहा है इसका मतलब संधि। तो संधि विग्रह कौन हो गया? युद्ध एवं शांति का अधिकारी। किसका अधिकारी? कुल मिला के आज के विदेश मंत्री टाइप का पद। किस देश के साथ युद्ध करना है ये डिसीजन कौन ले? विदेश मंत्री। कब जाके युद्ध को रोकना है ये डिसीजन कौन ले? विदेश। या दूसरे देशों के साथ में संबंध रखने वाला बंदा कौन? विदेश मंत्री। युद्ध दूसरे देश के साथ होगा। ये तो नहीं राजा कभी खुद करेगा आज हम खुद से युद्ध करेंगे, दूसरे देश के साथ करेंगे। तो संधि विग्रह का मतलब क्या हो गया? युद्ध एवं संधि का अधिकारी। लिख लो, युद्ध एवं संधि का अधिकारी, ऑफिसर ऑफ वॉर एंड पीस। युद्ध एवं शांति लिखना ज्यादा अच्छा होगा। युद्ध संधि क्यों लिखो? संधि लिखा भाई। युद्ध एवं शांति का अधिकारी, ऑफिसर ऑफ वॉर एंड पीस, ऑफिसर ऑफ वॉर एंड पीस, युद्ध एवं शांति का अधिकारी। अगला क्या लिखा हुआ है? एक्सपर्टली वह अधिकारी है जो ये बताए कि राजा जी इनकम कितनी भी और खर्चा कितना हुआ। इनकम कितनी भी और, आज की भाषा में बताऊं तो सीए, अकाउंटेंट, चीफ अकाउंटेंट जो होता है आपका आय व्यय का अधिकारी, जो आपकी इनकम के बारे में बताए और आपके एक्सपेंडिचर के बारे में बताए, व्यय के बारे में बताए, खर्चों के बारे में बताए। चीफ अकाउंट संभालने वाला जो ऑफिसर हुआ करता है उसको क्या कहते हैं? कि राजा कभी ये पूछना है भाई अपने अकाउंट में कितने रुपए पड़े, तो राजा कहता है भाई एक्सपर्टली को बुलाओ। किसको बुलाओ? एक्सपर्टली। एक्सपर्टली का आगे ये सब बातें बता के जाएगा। तो अकाउंटेंट जो हुआ करता, जो अकाउंट संभालता आपको, उसको क्या बोला करते? देख लो, आय व्यय का अधिकारी, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर। आय व्यय का अधिकारी, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर, आय व्यय का अधिकारी, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर। जो बाकी सभी अधिकारियों पर कंट्रोल करे, जो प्रमुख अधिकारी है उसको तो क्या बोल दिया जाए? अमात्य। जो युद्ध एवं शांति का अधिकारी उसको क्या बोला जाए? संधि। जो आय व्यय का ध्यान रखे उसको क्या बोला जाए? अगला क्या है? नाम बोलो, देखिए दोबारा बोलो। भेषज। भेषज का मतलब होता है दवाई। भेषज का मतलब क्या है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य सीएमएचओ। अब बता, अभी भी हर जिले के अंदर एक सीएमएचओ बैठता है, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर। जो मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर होता है वो उस टाइम कौन हुआ करता? या और अच्छे शब्दों में उस टाइम के हिसाब से बताऊं तो राजवैद्य कौन है? राजा का जो पर्सनल डॉक्टर हुआ करता उसको क्या बोला करते? नाम ही देखो, राज। भेषज मतलब दवाई, राजा को दवाई देने वाला आदमी। तो कौन हो गया?
राजा के किसी युद्ध में चोट लग गई तो किसको बुला के लाओ? राजा के चोट लगे, राजा अरे फटाफट अधिकारी को बुला के लाओ। एक्सपर्टली को बुलाएंगे विस्काधिराज को, क्योंकि राजा का राजवैद्य, राजा का जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है वो कौन है? विस्काधिराज। तो इस बार आपके भी कभी लग जाए या आप बीमार हो जाओ, छोटा मोटा बुखार आ जाए आपके, कभी डॉक्टर को जाकर है विस्काधिराज क्या आप हमारी चिकित्सा करेंगे? तो डॉक्टर को लगेगा तेरे बुखार नहीं है, दिमाग में चढ़ गई बुखार, बहकी बहकी बातें कर रहा है तो, है ना? क्योंकि जैसे आप डॉक्टर को विस्काधिराज बोलोगे इसका मतलब आप खुद राजा हो। डॉक्टर क्या हमने तेरे को इज्जत नहीं दिया, हम खुद को इज्जत दे रहे हैं पहले। तो लिखो मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चीफ हेल्थ ऑफिसर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चीफ हेल्थ ऑफिसर। स्वास्थ्य अधिकारी लिख सकते हैं, चिकित्सा अधिकारी, राजवैद्य कुल मिला के जी। अगला कौन है? बंदी। कौन है? अच्छा ये वो बंदा हुआ करता था, बंदी मतलब वो बंदा है, बंदी नहीं है, बंदा है इसे, ठीक है। हाँ कौन? कबीर सिंह में कहता है ये अपनी बंदी है, ये बंदी नहीं है, बंदा है। ये वो था कि जब राजा दरबार में आने वाला है तो वो पहले खड़े होके कहता श्री श्री 1008, इस राज्य के दीवान जी, इस राज्य के राजा, चकवे राजगुरु हिंदू सूरज राजराजेश्वर स्वयं पधार रहे हैं। वो जो राजा की तारीफ करने वाला बंदा हुआ करता उसको क्या बोला करते? मुझे लगता है आज के हिसाब से होता मीडिया, क्या होता? अखबार होता, टीवी होता। तो राजा की प्रशंसा करने वाले व्यक्ति को क्या बोला करते थे? लिख लो, राजा की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति, हु प्रेज किंग्स, राजा की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति, हु प्रेज किंग्स, राजा की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति। याद रह जाएगी बात? वापस बताओ। देखिए जो सारे मंत्रियों को कंट्रोल करे, सारे अधिकारियों को कंट्रोल करे, अमात्य। मतलब अपनी क्लास और मैं क्लास में किसी को मॉनिटर बना दूं तो वो क्या हो जाए? आपका अमात्य। फिर मैं एक बंदे कहूंगी यार किस बेच से लड़ना है तेरे को और कैसे तेरे को शांति करवानी है, वो क्या हो जाए तुम्हारा? फिर अपने बेच में कितना खर्चा होगा, कितनी इनकम होगी। आप में से कोई बेहोश हो जाए, किसको बुलाया जाए? और आप में से जिसकी फर्स्ट रैंक आए बाद में आगे खड़ा होकर श्रीमान 1 नंबर रैंक वाले खड़े हो जाओ, वो कौन हो जाए? याद रहेगी बातें आपकी? चलो ये कौन सी प्रशस्ति में सारी बातें? सारणेश्वर प्रशस्ति। सारणेश्वर प्रशस्ति कहां पे लगी हुई मिली अपने को? उदयपुर। सुनना बात, लिखना नहीं है, सुनना। उदयपुर के अंदर सारणेश्वर मंदिर है, वहां पर ये प्रशस्ति लगी हुई मिली। अब वो प्रशस्ति उतार के देखा लोगों ने उसके अंदर क्या 953 का एक लेख है, उदयपुर के सारणेश्वर मंदिर से मिला। सारणेश्वर मंदिर से मिला इसलिए नाम क्या पड़ गया? सारणेश्वर प्रशस्ति। और जानकारियां सारी आहड़ की। आहड़ में बड़ा मंदिर बनाया, आहड़ में इतने इतने टैक्स लिया, आहड़ में इतने इतने अधिकारी थे। तो लोगों का ये तो समझ में आ गया कि इसका मतलब अल्लट की दूसरी राजधानी कौन सी है? आहड़। पर आहड़ की तारीफें उदयपुर में क्यों है? पर आहड़ में वरा मंदिर बनाया, ये जानकारी शिव जी के मंदिर के बारे में लगाई हुई है। सारणेश्वर मंदिर किसका है? शिव जी का। फिर अपने इतिहासकार कहते हैं कि पहले आहड़ में वरा मंदिर था, यह अभिलेख वहीं था, आहड़ के वरा मंदिर में था। फिर वो मंदिर टूट गया, मंदिर तोड़ दिया किसी ने, पत्थर अलग अलग हो गए, उसके पत्थर अलग अलग हो गए। तो बाद में जब किसी ने उदयपुर में शिव जी का मंदिर बनवाया तब उसको बांटों की आवश्यकता रही होगी और उसने कहा पत्थर लाना, तो किसी ने कहा साहब थोड़े, तो वो पड़े उधर वाले उठा के लाए, लिया। उसमें एक पत्थर वो भी आ गया जिसमें क्या लगा हुआ था? अभिलेख। तो मूल रूप से तो ये अभिलेख कहां पे लगा हुआ था? आहड़ के वरा मंदिर में, लेकिन बाद में किसी ने कहां पे लगा दिया? उदयपुर के सारणेश्वर। अपने को वहीं से मिला, इसलिए अपने प्रशस्ति का नाम क्या बोलते हैं? कौन से सन की? सिंपल क्वेश्चन। सारणेश्वर प्रशस्ति कौन से राजा की जानकारी देती है? अल्लट। इसके अनुसार अल्लट की दूसरी राजधानी आहड़, मंदिर किसका? वराह मंदिर। वराह कौन से भगवान कहते हैं? विष्णु। किस किस की जानकारी है? कर्म अवस्था की और प्रशासनिक। प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन थे? अमात्य मतलब प्रधान जी, संधि विग्रह मतलब युद्ध एवं शांति, अक्सपटलिक मतलब आय व्यय का अधिकारी, विस्काधिराज मतलब चिकित्सक, बंदीपति मतलब आगे बात समझ। चलो एक अभिलेख और मिलता है आपने को, इसका एक अभिलेख मिला, आठपुर अभिलेख। कौन सा अभिलेख मिला? अच्छा आठपुर आहड़ का ही पुराना नाम है। आहड़ का ही पुराना नाम क्या है? आठपुर नाम भी मिलता है आहड़ का। और यह अभिलेख मिलता है अपने को 977 का, 977 ईस्वी का। कितना ईस्वी का? कौन सा अभिलेख बताओ देखे? इसका मतलब आहड़ इनकी मुख्य जगह तो है यार, इसलिए इनके सारे अभिलेख वगैरह वहीं से मिल रहे हैं अपने को। आहड़ इंस्क्रिप्शन या आठपुर इंस्क्रिप्शन कौन से ईस्वी का मिला? और ये वो तो अल्लट के टाइम की प्रशस्ति। तो ये जो अभिलेख है ये शक्ति कुमार के टाइम का। किसके टाइम का? शक्ति कुमार नाम से याद है? हम पढ़ते हैं मंजू परमार ने शक्ति कुमार के समय मेवाड़ पर आक्रमण किया और उसने आहड़ को तोड़ दिया था। इसका मतलब शक्ति कुमार के टाइम में भी आहड़ मुख्य केंद्र है उनका, इसलिए वो यहां पर अटैक करता है। और इस शक्ति कुमार ने आहड़ में अभिलेख भी लगवा रखा। आहड़ का नाम आठपुर था, इसलिए अभिलेख का नाम क्या? इसका मतलब अल्लट के बाद में कोई राजा हुआ होगा यहां पर जिसका नाम क्या? आपके शक्ति कुमार। क्योंकि अल्लट वाला अभिलेख 953 का, ये 977 का, इसका मतलब अल्लट के बाद का राजा। ये इस अभिलेख के अंदर लिखवाता है कि अल्लट की एक हूण रानी है हरिया देवी। हूण रानी कौन है? और इसने गांव बसाया, उस गांव का नाम है हर्षपुर। गांव का नाम क्या है? तो अल्लट की कौन सी रानी ने हर्षपुर नामक गांव की स्थापना की? हरिया देवी ने। कौन से वंश की रानी थी हरिया देवी? हूण रानी थी। ऐसा हमें कौन सा अभिलेख कहता है? आठपुर अभिलेख। आठपुर अभिलेख कौन से राजा का है? किसका है?
नीचे का हेडिंग डालो, शक्ति कुमार के आठपुर अभिलेख के अनुसार। अगली लाइन लिखो, शक्ति कुमार के आठपुर अभिलेख, इसी में लिख लो, एक ही लाइन में लिख लेंगे। शक्ति कुमार के आठपुर अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आठपुर इंस्क्रिप्शन ऑफ शक्ति कुमार, कोष्टक में 977 लिख लेना। शक्ति कुमार के आठपुर अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आठपुर इंस्क्रिप्शन ऑफ शक्ति कुमार, शक्ति कुमार के आठपुर अभिलेख के अनुसार, आठपुर इंस्क्रिप्शन ऑफ शक्ति कुमार, शक्ति कुमार के आठपुर अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आठपुर इंस्क्रिप्शन ऑफ शक्ति कुमार, शक्ति कुमार के आठपुर अभिलेख के अनुसार, कौन से अभिलेख के अनुसार? शक्ति कुमार के आठपुर अभिलेख के अनुसार। इसी में कंटिन्यू कर लो बोले कि अल्लट की हूण रानी हरिया देवी ने हर्षपुर नामक गांव की स्थापना की थी। अल्लट की हूण रानी हरिया देवी ने हर्षपुर नामक गांव की स्थापना की थी। हरिया देवी, हूण क्वीन ऑफ अल्लट, फाउंडेड ए विलेज नेम्ड हर्षपुर। अल्लट की हूण रानी हरिया देवी ने हर्षपुर नामक गांव की स्थापना की थी। हरिया देवी, हूण क्वीन ऑफ अल्लट, फाउंडेड ए विलेज नेम्ड हर्षपुर, फाउंडेड ए विलेज नेम्ड हर्षपुर। अल्लट की हूण रानी हरिया देवी ने हर्षपुर नामक गांव की स्थापना की थी। हरिया देवी, हूण क्वीन ऑफ अल्लट, फाउंडेड ए विलेज नेम्ड हर्षपुर। अल्लट की हूण रानी हरिया देवी ने हर्षपुर नामक गांव की स्थापना की थी। कौन से गांव की स्थापना की थी? हर्षपुर नामक गांव की स्थापना की थी। किसने की थी? हरिया देवी ने हर्षपुर नाम का एक गांव बसाया था। सुनो देखो बात क्या, पर अपने पढ़ते भाई ठीक है, रानी ने बसा दिया होगा। सारी रानियां गांव बसाया करती, सारी रानियां मंदिरों को चंदा वंदा कुछ ना कुछ दिया करती थी। हम क्यों पढ़े हरिया देवी के बारे में? ऐसे भी राजाओं की रानियां पढ़नी, फिर बापा रावल की क्यों नहीं पढ़ी? 10 दिन बाकी राजा पढ़ते, उनकी रानियां तो हमने नहीं पढ़ी। तो हम कहते हैं भाई हरिया देवी हूण है। हरिया देवी कौन है? तो क्या फर्क पड़ता है? हूण पूर्ण कूण कुछ ना कुछ तो होगी रानी, तो हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम कहते हैं हूण भारत में बाहर से आए थे। हूण भारत में कहां से आए थे? हूण अपने यहाँ के नहीं थे, कि मध्य एशिया से आने वाली जाति। तो क्या फर्क पड़ता है? माइग्रेशन होता था, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। हूण यदि आ गए और उनकी किसी रानी से, उनकी किसी राजकुमारी से शादी कर ली, तो क्या बड़ी बात है? तो हम कहते हैं हम वास्तव में भारतीय संस्कृति का एक गुण बताना चाहते हैं। हमारी इंडियन कल्चर जो है, जो भारतीय संस्कृति है, उसमें गुण है एडेप्टेशन। हिंदी में ज्यादा अच्छा वर्ड है आत्मसातीकरण। क्या वर्ड है? आत्मसात। इंग्लिश वाला वर्ड एडेप्टेशन, एडप्ट करना। एडप्ट करना मतलब स्वीकार करना। आत्मसात करना मतलब खुद में मिला लेना, खुद के अंदर मिला लेना। ये तथ्य ये बताता है कि भारतीय संस्कृति इतनी लिबरल थी कि बाहर से आने वाले लोगों के साथ भी कतई भेदभाव नहीं करती। और यदि बाहर से आने वाले लोग भी हमारे जैसे से कुछ हुआ करते, तो हम उनके अंदर घुल मिल जाया करते थे। उनकी कुछ बातें, अपनी कुछ बातें उनको सिखा दिया करते, उनकी कुछ बातें खुद सीख लिया करते। और इसलिए भारतीय संस्कृति में अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व समय समय पर आते रहे और भारतीय संस्कृति में आगे मिलते रहे, और आज इतने समाहित हो गए कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन बाहर से आया और कौन अपने यहाँ का है। क्या आज भारत में कोई खड़ा होकर कह सकता है कि वो कुषाण है? हम कहते साहब कुषाण भारत में बाहर से आए हुए थे। क्या आप किसी आदमी पे शक कर सकते हो कि ये शक है? आप कहते हो आप ये शक है, देखो इंडियन नहीं है, इसकी नाक देखो शायद थोड़ी थोड़ी चाइनीज जैसी सी मिलती है। नहीं कहा जा सकता ना, बस यही है। तो भारत में बाहर से खूब सारी जातियां, लेकिन भारत में आगे मिल गई। उनमें एक जाति कौन थी? हूण। और हम कहते साहब हूण भी हमारे यहाँ पे आगे मिल गए। कि क्या तथ्य है तुम्हारे पास यहाँ पे आगे मिल गए? देखो साहब हमारे तो राजा भी भेदभाव नहीं कर रहा, राजा उनकी राजकुमारी से क्या कर रहा है? शादी। और ये वो टाइम था जब कहा जाता यथा राजा तथा प्रजा। यदि राजा ने हूणों के साथ भेदभाव नहीं किया, तो प्रजा भी हूणों के साथ भेदभाव नहीं। और वो हूण रानी कौन है? उसने गांव कौन सा बचाया? अब मैं हूणों के बारे में एक विशेष तौर बताऊं। हूण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। किसके भक्त थे हूण? भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। नहीं, ये चीजें कई बड़ी जोरदार चीजें बताती है, हम पता नहीं ध्यान क्यों नहीं देते। हम दो लाइनें बोलते हैं। हम एक तो कहते हैं हूण मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? इसका मतलब ईरान साइड से, इधर से कहीं से ऊपर की तरफ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। फिर हम कहते हैं कि किसके भक्त थे? इसका मतलब वहां तक शिव जी की पूजा होती है। इसका मतलब मध्य एशिया तक किसकी पूजा हो रही है किसी टाइम में? ठीक है, उधर के लोगों की संस्कृति चेंज हो गई, संस्कृति चेंज हो गई, तो अब वो शिव जी की पूजा नहीं कर रहे। बाकी किसी टाइम तो शिव जी की पूजा कर ही रहे थे। किसी टाइम ईरान तक हो सकता है, वहां तक इंडियन कल्चर रही हो, लेकिन बाद में वहां पर नए धर्म आए, तो वहां पर जो हिंदू संस्कृति वो क्या हो गई? समाप्त। अफगानिस्तान तो आज ही खोद लो, हिंदू मंदिर मंदिर मिलेंगे। तालिबान इतने तोड़ ली, फिर भी मूर्तियां खत्म नहीं हो रही, आज भी मंदिर पड़े वहां पे। और पाकिस्तान तो 47 में अलग हुआ है, उससे पहले तक तो मंदिर मंदिर थे। अब तोड़ लिए होंगे पाकिस्तान वालों ने, बाकी अभी भी मंदिर मिल जाएंगे। कि हिंदुओं की एक बड़ी देवी हिंगलाज माता का मंदिर पाकिस्तान में क्यों है? क्योंकि भाई ये सब हिंदू ही थे। ठीक है, धर्म चेंज हुआ तो समय के साथ में क्या चेंज होती रही? संस्कृतियां चेंज होती रही। इसका मतलब वहां तक मध्य एशिया तक भारतीय संस्कृति हिंदू संस्कृति थी, और वहां से आने वाली एक जाति कौन सी है? हूण। और वो किसके भक्त हुए? शिव जी। इवन यहां तक कहा जाता है कि भारत में हर हर महादेव का नारा यही लाए थे। ये जब भी कोई युद्ध करने जाते तब जोर जोर से नारे लगाया करते, हर हर महादेव। तो हूण कौन, किस भगवान के भक्त है? अपने मेवाड़ वाले कौन से भगवान के भक्त है? शिव जी। एकलिंगनाथ जी कौन है? शिव जी। तो मेवाड़ वाले भी शिव जी के भक्त, हूण भी शिव जी के भक्त। तो हूणों की एक राजकुमारी, उसका नाम है हरिया देवी, अपना एक राजा, उसका नाम है अल्लट। अल्लट ने हरिया देवी से कहा होगा, हरिया देवी तुम भी शिव की भक्त, मैं भी शिव का भक्त, क्यों ना दोनों मिलकर हर हर महादेव के
भगवान शिव का एक नाम है हर्ष। भगवान शिव का एक नाम क्या है? वह भगवान जो हमेशा राजी रहे, वह भगवान जो हमेशा, वो भगवान शिव है। धतूरे से राजी हो जाता है यार, कि धतूरे के फूल चढ़ाए उससे भी राजू है, वरना भगवान विष्णु के लिए कहा जाएगा सब पारिजात के फूल लाओगे तो भगवान विष्णु राजी होंगे। यहां बम बम भोले ने कहा भांग धतूरा कुछ भी लाया जाए, मैं तो उनसे भी क्या हूं राजी। इसलिए वो रानी शिव की भक्त है। शिव का नाम हर्षपुर है, हर्ष है, इसलिए गांव का नाम क्या है? पल्ले से पड़ी चीज। कोई पूछे कि सर्वाधिक राजी रहने वाला भगवान कौन है? कौन है? राजी रहने वाले क्या बोलते हैं? हर्ष। इसलिए शिव का पर्यायवाची वह जो हमेशा राजी रहे उसको बोलते हैं आशुतोष। क्या बोलते हैं? इसलिए शिव जी का एक और पर्यायवाची। तो हिंदी पढ़ोगे तब शिव जी के दो पर्यायवाची पढ़ोगे, कौन कौन से? हर्ष और आशुतोष। याद आ जाएगा आपके? हर्ष याद आते हैं आपके, हर्षपुर याद आ जाएगा, हरिया देवी भी याद आ जाएगी। रेडी, बस इतनी बात। और मुझे तो और लगता है, क्या पता इसका नाम हर्षिता ही रहा हो। हर्षिता का अपने वालों ने हरिया बना लिया हो कि हरिया देवी का तो घर पे हरू हरू करते होंगे और इन्होंने हरिया देवी कर लिया होगा उसका, और उसका नाम बाद में हर्षपुर गांव का रख दिया होगा उसका। तो अल्लट के बारे में अपने को दो अभिलेखों से जानकारियां मिलती है, एक तो सारणेश्वर प्रशस्ति और दूसरा शक्ति कुमार का आठपुर। अगला राजा लिखो। हाँ बोलो। है वीरमदेव ने फिरोजा से शादी क्यों नहीं की? अगले को पसंद नहीं आई होगी। पर्सनल इश्यूज होते हैं कई। हाँ दिमाग ठीक चलता है। सर अगली चला चला के कह रही थी, वीरमदेव उस टाइम का सख्त लौंडा था इस मामले में, वरना लड़कों से इतना कंट्रोल होता नहीं है। कोई लड़की प्रपोज करे लड़का मना कर दे, है वीरमदेव इस मामले में तगड़ा आदमी हुआ। अगला राजा कौन है? जयत्र सिंह। अच्छा, जयत्र सिंह दिल्ली के एक राजा से युद्ध लड़ता है। दिल्ली का राजा इल्तुतमिश। कौन राजा? युद्ध का नाम है भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध है? इल्तुतमिश तो पढ़ा हुआ ना अपना, बस तो लिखो बैटल ऑफ भूताला। भूताला नागदा के पास में एक जगह पड़ती है। मेवाड़ वालों की राजधानी नागदा है, तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि युद्ध वहीं आसपास में हुआ होगा। भूताला का युद्ध। हरिया देवी की और अल्लट की दोनों की संस्कृति एक जैसी है, दोनों शिव जी के भक्त हैं। फिरोजा और विरमदेव की संस्कृतियां एक नहीं है। एक कही की मूर्ति तोड़ो, एक कही की मूर्ति बनाओ। भूतल, हाँ लो, वो तो बेचारी हिंदू बनने के लिए तैयार थी, फिर क्यों नहीं किया? हे बच्चों, मैं आपके सवालों से परेशान नहीं, हैरान हूं। क्या क्या दिमाग में चलता है सुबह सुबह आपके? राम 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 लिखो तो। है भूताला नागदा के पास में, तो तू बता कहां पड़ेगा? कहां पड़ेगा? पक्का बस लिख ले, मुझे तो याद नहीं भूताला कहां पड़ता है। भूताला युद्ध कब हुआ है? 1227। किस किस के बीच में? जयत्र सिंह और इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कहां का राजा? और इसमें अपना जयत्र सिंह जीत गया। लिख लो, इस युद्ध में जयत्र सिंह की जीत हुई। जयत्र सिंह वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में जयत्र सिंह की जीत हुई। जयत्र सिंह वॉन दिस बैटल। किसकी जीत हुई? इसमें जो जयत्र सिंह के सेनापति थे उनके नाम है बालक और मदन। बालक और मदन लिख लो। जयत्र सिंह के सेनापति, कमांडर्स ऑफ जयत्र सिंह। जयत्र सिंह के सेनापति, कमांडर्स ऑफ जयत्र सिंह। जयत्र सिंह के सेनापति कौन कौन थे? बालक और मदन। हुआ क्या, इल्तुतमिश सेना लेके आया। शुरुआत के युद्ध में उसे लगा कि यार अपने हार सकते हैं। मुसलमान राजाओं में एक ये भी हुआ करता था कि जब भी वो हारने लगते तो अपनी सेना लेके वापस निकल जाया करते। अपने यहां पे दूसरी कंडीशन हुआ करती। अपने यहां पे दो ही तरीके थे, विजय या वीरगति। क्या था? विजय या तो जीत के जाएंगे या मर जाएंगे। हार के वापस जाने को अच्छा नहीं माना जाता था। और अपने जैसे एग्जांपल पढ़ेंगे आगे, कोई राजा हार के गया तो उसकी रानी ने किले के दरवाजे बंद कर दिए, भाग यहां से। हारे हुए आदमी को मैं तो राजा भी नहीं मानती। आदमी लगता है यार लुगाई से बेइज्जती करो, इससे अच्छा मर ही जाए। तो अपने तो कई बार ऐसा होता था कि पक्का पता कि हारेंगे, मारेगा अगला, घायल हो गया, फिर भी पड़ा पड़ा धीरे धीरे तलवार चल, अगला ही कहता भाग जाए यार, तेरे पास मौका नहीं बचा, मार दे, लुगाई से बेइज्जती नहीं करवाई जाए। तो अपने यहां पे या तो मर जाया करते थे या युद्ध में जीता करते। मुसलमान राजाओं को लगता कि नहीं यार 10,000 फौजी लेके 5,000 मर गए, 5,000 भी मर सकते हैं, इसलिए इनको तो क्यों मरवाया जाए, 5,000 बचाया जाए। तो अपने सैनिकों को कहते चपले हाथ में लो, है ना, ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के बाल के बराबर। सैनिक भी कहते नहीं सर अपने बदला लेंगे। वो कहता नहीं रे मूर्ख नहीं बनना, जान है तो जहान है ना। अगली बार 10 और लाएंगे, अगली बार 15 आएंगे, अगली बार जीतेंगे। और यदि आज ही मर गए तो अगली बार लड़ेगा कौन?
इतना दिमाग तो लगाया जाना चाहिए। तो ये दिमाग इनमें बहुत अच्छा सा चला करता था। तो इल्तुतमिश को जैसे लगा कि यार कंडीशन खराब हो सकती है, इल्तुतमिश अपनी सेना को लेके निकल गया। तो भूताला में कौन जीत गए? जयतर सिंह जीत गए। अब जैसे ही जीते, अपने था कि भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं कर, तो इल्तुतमिश की सेना भाग रही है, तो इन्होंने जश्न मनाना शुरू किया। इट्स टाइम टू डिस्को, तमंचा भी डिस्को किया इन्होंने। तो वहां पे जोर से नहीं हंसना रहे। अच्छा, इल्तुतमिश की सेना जब वापस जा रही थी, भूताला नागदा के पास में एकदम जगह पड़ती है, वो नागदा की बिल्डिंग तोड़ गए, क्योंकि नागदा तो खाली पड़ा। नागदा के सारे फौजी लड़ने के लिए कहां चले गए? भूताला। परिवारों को हमेशा बाकी सेफ कंडीशन होती वहां पे छोड़ के जाते, इसलिए नागदा खाली पड़ा, इसलिए जाते जाते नागदा की बिल्डिंग्स तोड़ गए। थोड़ी देर बाद जब जयतर सिंह की सेना वापस लौटी, देखा यार बिल्डिंग वगैरह टूटी हुई। उनका ये कौन कर गया कि अपने उधर डांस कर रहे थे, इल्तुतमिश कर गया, सेना तो बची हुई थी ना भाई उसके पास में। तो फिर इनके दिमाग में एक बात आई कि राजधानियां कभी भी प्लेन एरिया में नहीं होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए पहाड़ों पे, ताकि जल्दी से कोई दुश्मन घुस ही नहीं पाए। तो इन्होंने कहा साहब अपने से गोहिलों से पहले, अपने से पहले यहाँ पे जब मौर्य थे तो मौर्यों की राजधानी चित्तौड़ थी। तो अपने बापा रावल ने चित्तौड़ के किले पे कब्जा किया, लेकिन फिर भी राजधानी उसने वो नहीं बनाई, अपने वापस राजधानी चित्तौड़ बनाते। तो जयतर सिंह राजधानी कहां बनाता? फिर वापस चित्तौड़ चला गया था, बीच में परमारों के हाथ में। शक्ति कुमार के टाइम में किसके पास चला गया? परमार। परमारों से बाद में छीन लिया था गुजरात के चालुक्यों ने। और गुजरात वाले चालुक्यों का यहाँ कोई बंदा बैठा था, उसको मार मुर के भगा देता है, और जयतर सिंह वापस चित्तौड़ पे क्या कर लेता है? कब्जा। अपने याद रखने की बात यह कि बापा रावल के टाइम से जयतर सिंह तक तो राजधानी रही नागदा, मुख्य राजधानी तो कौन सी? नागदा। और दूसरी राजधानी कौन सी? आहट। लेकिन अब मुख्य राजधानी नागदा नहीं, मुख्य राजधानी कहां लगे? चित्तौड़, क्योंकि इल्तुतमिश ने किसको लूट लिया था? नागदा को तोड़ दिया था। लिख लो, इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने, रिट्रीटिंग आर्मी ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने, रिट्रीटिंग आर्मी ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने, रिट्रीटिंग आर्मी ऑफ इल्तुतमिश, भागती हुई सेना ने नागदा को लूट लिया था, डिमोलिस्ट नागदा, नागदा को लूट लिया था, डिमोलिस्ट नागदा, तोड़फोड़ मचाई जी, कुल मिला के बात है, नागदा को लूट लिया था, डिमोलिस्ट नागदा। अतः जयत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। सो जयत्र सिंह मेड चित्तौड़ एज हिज कैपिटल। अतः जयत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। सो जयत्र सिंह मेड चित्तौड़ एज हिज कैपिटल। जयत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। एक इतिहासकार हुए अपने दशरथ शर्मा, नाम पढ़ा हमने ना? वैसे मैंने 3 शर्माज बताए होंगे आपको, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा और मथुरा। दशरथ शर्मा जी कहते हैं कि मध्यकालीन मेवाड़ में सबसे अच्छा कोई राजा हुआ था मेवाड़ का, तो वो कौन हुआ था? जयत्र। तो जयत्र सिंह का जो शासनकाल है मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण। वैसे दशरथ शर्मा का काम यही है, स्वर्णकाल घोषित करना। अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल किसका टाइम? विगराज सत्य। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल किसका टाइम? जयत्र सिंह। लिखो, इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन दशरथ शर्मा, इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन दशरथ शर्मा, जयत्र सिंह का शासनकाल, रिजीम ऑफ जयत्र सिंह, जयत्र सिंह का शासनकाल, रिजीम ऑफ जयत्र सिंह, जयत्र सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल था। वॉज गोल्डन एरा ऑफ मिडिवल मेवाड़। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल था, वॉज गोल्डन एरा ऑफ मिडिवल मेवाड़, मिडिवल मेवाड़, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल था। मध्यकालीन मेवाड़ का क्या था? अब एक बात और सुन, एक गुजरात के राइटर हुए जिन राइटर का नाम है जयसिंह सूरी। कहां के? दोबारा बताओ, देखिए, गुजरात, गुजरात के एक राइटर है, उन राइटर का नाम क्या है? जयसिंह सूरी। अपने नहीं, राजस्थान के नहीं, कहां के? गुजरात। गुजरात के एक राइटर है जयसिंह सूरी। इन्होंने एक बुक लिखी, इस बुक का नाम है हमीर मद मर्दन। बुक का नाम क्या बताओ? किसकी बुक है? जयसिंह सूरी। कहां का है? और इसमें भूताला युद्ध की जानकारी है। कौन सी युद्ध की जानकारी? तो जो भूताला युद्ध की जानकारी कौन सी किताब में, किसकी बुक है? दरबार में नहीं है, अलग एक गुजरात का, मैं बता दूंगा क्यों किस लिए लिखी। कहां का राइटर है? गुजरात का। बुक कौन सी लिख रहा है? कौन से युद्ध की जानकारी देता है? अलग से लिखो, नीचे अलग से स्टार लगा के लिखो। जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन से भूताला युद्ध की जानकारी मिलती है। बुक हमीर मद मर्दन ऑफ जयसिंह सूरी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ भूताला। जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन से भूताला युद्ध की जानकारी मिलती है। बुक हमीर मद मर्दन ऑफ जयसिंह सूरी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ भूताला। जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन से भूताला युद्ध की जानकारी मिलती है। बुक हमीर मद मर्दन ऑफ जयसिंह सूरी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ भूताला। जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन से कौन सी युद्ध की जानकारी मिलती? अब मुझे एक बात बताओ, भूताला युद्ध किस किस के बीच में हुआ? जयतर सिंह और इल्तुतमिश। कौन जीता? जयतर सिंह। हारा कौन?
जयत्र सिंह के सेनापति कौन कौन है? बालक और मदन। इनमें से अमीर तो कोई नहीं है, इनमें से अमीर तो किसी का नाम नहीं है। बुक का नाम क्या है? हमीर मदमर्द। यदि मैं इन शब्दों को तोड़ूं तो हमीर छोड़ दो, अगला शब्द क्या लिखा? मद। मद का मतलब घमंड। मद का मतलब क्या होता है? मर्दन का मतलब होता है तोड़ना। हमीर का घमंड टूट गया। किसे घमंड टूट गया? हम कहते घमंड तो यहां टूटा इल्तुतमिश का। किसे घमंड टूटा है? इल्तुतमिश का घमंड टूटा है। और किताब कहती है कि किसका घमंड टूटा है? हमीर का। हमीर कौन है? तो जब बुक पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इल्तुतमिश का नाम है हमीर लिखा हुआ है। इस पूरी किताब में इल्तुतमिश का नाम क्या लिखा हुआ है? अब यदि हमीर की जगह इल्तुतमिश लिखो तो अब नाम क्या होगा? इल्तुतमिश मदमर्दन। फिर आपके समझ में आ रहा है किसका घमंड टूटा है? इल्तुतमिश। लिखो आप, फिर मैं समझाता हूं ऐसा क्यों किया। इस पुस्तक में इन दिस बुक इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। इल्तुतमिश इज रेफर्ड एज हमीर, उसको रेफर किया गया हमीर नाम से। इल्तुतमिश को हमीर कहा गया। इल्तुतमिश इज रेफर्ड एज हमीर। इल्तुतमिश को क्या कहा गया? सुनना, देखो मैं बताता हूं। अपने यहां भारत के अंदर जो राजा महाराजा होते, पैसे वाले लोग होते, मंत्री संतरी होते, सामंत वगैरह होते, शेर साहूकार होते, इनके लिए अक्सर एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, कुलीन वर्ग। कौन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? या मैं और लेके जाऊं इसको, थोड़ा सिंपल वर्ड बताऊं, उच्च वर्ग है ना। या इंग्लिश वाला शब्द ज्यादा अच्छा, एलीट क्लास। एलीट क्लास के लोग है ना। आज भी जो कोई पैसे वाले लोग हो, मंत्री संतरी टाइप के लोग हो, तो अपने कहते हैं अरे ये भाई साहब एलीट क्लास के लोग हैं, अपने इनकी बराबरी कहां करे, उच्च वर्ग के लोग हैं। फारसी भाषा में, मुसलमानों में ये जो उच्च वर्ग होता, ये जो सुल्तान, नवाब के मंत्री संतरी जो होते, इनको बोला करते अमीर। इनको क्या बोला करते? इसलिए आज भी अपने भारत में पैसे वाले लोगों को अमीर बोलते हैं। तो ये अमीर फारसी का शब्द है, ये पैसे के लिए नहीं था, ये वास्तव में मंत्री वगैरह, राजा महाराजा जो हुआ करते उन सबको क्या कहा करते थे? अमीर। इसलिए वास्तव में तो ये हमीर नहीं है, शब्द है अमीर। और जयसिंह सूरी लिखना चाहता है कि दिल्ली का एक अमीर मेवाड़ आया था और उसका घमंड टूट गया। और दिल्ली का अमीर कौन आया था? इल्तुतमिश। तो किताब का नाम है अमीर मदमर्दन। क्या नाम है? तो फारसी का तो शब्द क्या था? अमीर। अपने वालों को इधर लगा अमीर तो क्या ही होता है, तो अपने वालों ने क्या बनाना शुरू कर दिया उसका, इसलिए किताब क्या लिखना शुरू कर दिया? अमीर। और सुनो, ये किताब बड़ी गजब किताब है। ये तो जयसिंह सूरी था, ये वस्तुपाल तेजपाल का दोस्त है। किसका दोस्त है? सोम सिंह के टाइम में उधर वस्तुपाल तेजपाल है, उनका टाइम। और ये टाइम पीरियड लगभग देखो एक सही। उधर सोम सिंह जस्ट बाद में राजा बनाया है आपके प्रताप सिंह, और प्रताप सिंह ने जयत्र सिंह, मेवाड़ के जयत्र सिंह से चंद्रावती छीन ली। टाइम पीरियड वो सेम से, लगभग वो एक ही टाइम पीरियड का आसपास, मतलब उसी 50-60 साल के ड्यूरेशन के अंदर अलग अलग राजा चेंज हो रहे हैं। वस्तुपाल तेजपाल का एक दोस्त और उस दोस्त का नाम क्या है? जब उधर आपके सोम सिंह ये राजा थे वस्तुपाल तेजपाल के टाइम में, तो वस्तुपाल तेजपाल के टाइम वहां पर एक गुजरात में एक छोटी सी रियासत पड़ती धोलका। कौन सी रियासत थी? और धोलका में एक राजा हुआ वीर धवल बघेल। कौन राजा हुआ? ये जो वस्तुपाल तेजपाल है, ये वीर धवल बघेल के मंत्री हैं। मैंने तभी बताया था कि वस्तुपाल तेजपाल दोनों जैन मंत्री है गुजरात के। मैं तभी बार बार बोल रहा था कि सोम सिंह के टाइम में अपने देलवाड़ा में आगे मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन वस्तुपाल तेजपाल है कहां के? गुजरात के। और राजा के मंत्री है वो। जिस राजा के मंत्री थे उस राजा का नाम क्या है? वीर धवल बघेल। क्या नाम है? कहां का राजा? गुजरात में एक रियासत पड़ती है धोलका, वहां का राजा है। एक बार इस धोलका के राजा पे अटैक हुआ, मुसलमानों का बड़ा अटैक हुआ। वस्तुपाल तेजपाल मंत्री है। वस्तुपाल तेजपाल ने जयत्र सिंह को कहा अपने वाले कि जयत्र सिंह तू हमारे गुजरात की सहायता कर। वस्तुपाल तेजपाल ने किससे सहायता मांगी? जयत्र सिंह से। किसके लिए सहायता मांगी? गुजरात। गुजरात की कौन सी रियासत के लिए? धोलका। धोलका का राजा कौन है? लेकिन जयत्र सिंह ने सहायता नहीं की। जयत्र सिंह ने सहायता, जयत्र सिंह नहीं भाई आपने तो खुद की नहीं पार पड़ रही, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूं। इधर जयत्र सिंह पे हमला हुआ इल्तुतमिश का। जयत्र सिंह इल्तुतमिश वाला युद्ध होता है, उसमें जयत्र सिंह जैसे तैसे करके इल्तुतमिश को यहां से हरा के वापस भगा, मतलब जयत्र सिंह जीतता है। इस किताब में अलग ही कहानी है। इस किताब में लिखा हुआ है जयसिंह सूरी किसका दोस्त है? वस्तुपाल तेजपाल। वस्तुपाल तेजपाल ने किससे सहायता मांगी थी? जयत्र सिंह, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। वस्तुपाल तेजपाल किसके मंत्री है? वीर धवल बघेल। तो वस्तुपाल तेजपाल ने जयसिंह सूरी का एक किताब लिखी और इस किताब में जयत्र सिंह की बेइज्जती कर। किसकी बेइज्जती कर? तो वास्तव में इस किताब में जयत्र सिंह की बेइज्जती है। और इस किताब में लिखा हुआ है कि मेवाड़ का राजा है जयत्र सिंह और उस पर दिल्ली के अमीर ने हमला कर दिया है। किसने हमला कर दिया? और दिल्ली का अमीर कौन है? वो इल्तुतमिश। और जयत्र सिंह की हालत खराब है और दिल्ली का अमीर नागदा को लूट रहा है, वो मेवाड़ को बर्बाद कर रहा है और मेवाड़ का जयत्र सिंह कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तभी धोलका से वीर धवल बघेल निकला। धोलका से कौन निकला? और दिल्ली का अमीर उसके डर से भाग गया। दिल्ली का अमीर उसके डर से। तो ये किताब तारीफ में तो किसकी करती है? बेइज्जती किसकी करती है? पर अपने कहते हैं छड़ परे, किसी की तारीफ हो किसी की बेइज्जती हो। पता तो चल रहा है कि भूताला में युद्ध हुआ है, ये तो पता चल रहा है इल्तुतमिश भागा तो है, मतलब हारा कौन है? जीत नहीं तो कम से कम हार तो पता चल रही है। इल्तुतमिश इस युद्ध में जीत के तो कम से कम नहीं गया, इस युद्ध में क्या गया है? हार के गए। भले तुम किसी के कारण बता दो। पर हालांकि हम दूसरे रेफरेंस जब चेक करते हैं तब कहते हैं भाई वीर धवल बघेल तो इस युद्ध में आया ही नहीं था,
वो नहीं आया था इसका, जतर सिंह अकेला लड़ा, जतर सिंह अकेला जीता है। फिर भाई इसने बेइज्जती क्यों की? तो साहब थोड़े साल पहले इन्होंने इस जतर सिंह को बुलाया था, इसने जाने से क्या कर दिया था, मना। तो इन्होंने अपने गुजराती का लिख, एक किताब लिख, कम से कम इसकी तो बेइज्जती करी थी। तो बल्ले पड़ी बात। तो हमीर मद मर्दन से हमीर का कोई भी लेना देना, वह हमीर नाम किसका, किसका नाम है? इल्तुतमिश। ठीक है, समझोगे? तो ये बुता लगे। चलो बाकी कल पढ़ेंगे, याद करके आना सारी बात। हाँ